से बात करके कोई रास्ता निकाल नहीं सर, आप करवा के फिर बताना मेरे को, ठीक है? अच्छा आगे भाई, अब सीएम से आगे गाड़ी कौन है? गाड़ी तो होगी नहीं कि अरे कटारिया ने सीएम साहब ज्वाइन कर लिया अभी भाई। माइक ऑफ कर दीजिए। नंबर नोट अच्छी गपशप सर ने अच्छी गपशप करके थोड़ा लेट हो गया, इसलिए माफी चाहते हैं। और राजू राठौड़ जी ने वैसे आपको बहुत अच्छी रखा होगा, और एक इनका वीडियो देख रहा था मैं शुरू का, राजू राठौड़ जी का, बैठे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। चरण पादुका समर्पण कार्यक्रम, बताओ सर, इससे अच्छा क्या भी हो सकता है? कार्यक्रम बताइए आप। और लहर फुटवेयर को दानदाता को धन्यवाद, आपने सबको चरण पादुका दे दी है। देखो आराम से लोग आएंगे। क्या शानदार प्रोग्राम किया आपने। बताओ सर, आप प्रभावित हुए साहब इस प्रोग्राम से? चरण पादुका सीधी चरण पादुका साहब, ये अच्छा प्रोग्राम है। ये तो बहुत आइटम बनाइए पूरे कंट्री के अंदर। हाँ, धन्यवाद। ये आप इतना मेरा ध्यान रखते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। देखो कोरोना ने राठौड़ साहब को बदल दिया है। क्या कोरोना ने राठौड़ साहब को इस हद तक बदल दिया, चरण पादुका तक आ गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब शुरू करते हैं। बाड़मेर कैलाश चौधरी जी, दिल्ली चले गए। हरीश चौधरी जी नहीं आ रहे? नहीं, कैलाश चौधरी नहीं है। हरीश चौधरी जी, हरीश चौधरी जी है नहीं दिख रहे। अच्छा, तो मेवाराम जैन, अमीन खान साहब, मेवाराम जैन बोल रहा हूँ सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये राजस्थान के अंदर जिस तरह से आप इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक दो बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक तो प्रवासी राजस्थान ने ऐसी हालत खराब कर रखी हमारी, मेरी तो नींद ही उड़ा दी सर। इसमें उनको लाने के लिए थोड़ा सरलीकरण करो, कलेक्टर को यहाँ अधिकृत करो, और जो व्हीकल से आना चाह रहे हैं उनको तो कम से कम पहले आने की परमिशन दिलाओ। और बाकी इतनी परेशानी हो रही है, मैं रात और दिन फ़ोन पे सो नहीं सकता, ऐसी मतलब हालत ख़राब कर रखी है। तो आप इसके लिए एक थोड़ा ये करो। हालांकि आज आपको धन्यवाद भी दूंगा, एक ट्रेन हमारे रवाना हुई है, यहाँ से गई है बिहार के लिए, आज अभी रवाना हुई है 12 बजे। आज रवाना हुई से बाड़मेर की ट्रेन, एक ट्रेन अभी रवाना हुई है, आज एक रवानी भी हुई है। और बाकी जो लेबर यहाँ है वो एक बार जाएगी या रहेगी नहीं। मैंने मेवाराम जी, मैंने सबको कहा है, रिपीट करता हूँ कि आने जाने की छूट मिली हुई है और ज़्यादा मिल गई आज। आप तो अपनी तैयारी करो, कौन से कहाँ से लाना है, पॉइंट कौन से हैं, ठीक है, कितनी संख्या है, क्या क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है सर भेज दीजिए। कलेक्टर के पास भी भेज दीजिए, हमारे यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। दूसरा सर निवेदन मेरा था, आपने खाद्य सुरक्षा में 80% अपने उसमें कवर हो रहे हैं। अभी आपने 60 लाख की एक और कर दी, उसमें भी जो बाकी बचे हुए कुछ वो कवर होंगे। पर मेरा निवेदन है आपसे सर, जो इससे वंचित हो रहे हैं APL, अब वो सिर्फ 8 से 10% ही नहीं है। उनको अगर आप 25 किलो गेहूँ अब अगर इस 2 महीनों के लिए अगर दे देंगे आप, 550 रुपये कॉस्ट आती है सिर्फ उसकी, आप इनको दे दो। ये बहुत दुखी है, कोई मदद उनको किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है। ये आप कर लोगे तो सर आपकी पूरी राजस्थान में बहुत वाहवाही होगी। और एक तीसरा अभी जो आप नहीं आए नहीं किए सर, तीसरा सर एक जो कृषि मंडी पर आपने जो अभी सेस लगाया है, 2% एक्स्ट्रा किया है, इसको साहब कम करो, क्योंकि हमारे गुजरात के अंदर टैक्स लग नहीं रहा है, पड़ोस में है तो सारा अवैध व्यापार होगा। और हड़तालें हैं, कृषि मंडी सारी बंद पड़ी है।
इसको कम करने की आवश्यकता है। या तो ख़त्म करो या फिर कम करो। इस कोरोना वायरस के अंदर दुकानें बंद है, बाहर में सामान जाएगा नहीं, तो ये हड़ताल ख़त्म हो और इनकी एक डिमांड है साहब, इस पर ध्यान दें सर। और चौथा, जिस तरह से सरलीकरण में कलेक्टर को आपने अधिकृत किया है, अब कोई बीमार है साहब, हॉस्पिटल जाना है, कैंसर का रोगी है, अहमदाबाद जाना है, इनके लिए तो परमिशन के लिए सरलीकरण करेंगे। और जब होम मिनिस्टर में हो हम कहाँ कब तक जिला पाएंगे, ये तो इनको ठीक है। तो एक सर, आपने बाड़मेर में ये टेस्ट कराने के लिए आपने मेडिकल कॉलेज में अधिक कर दिया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहीं हमारे कोरोना वायरस के टेस्ट हो रहे हैं। इसको थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि टेस्ट होने में टाइम लग रहा है और अभी शुरुआत की है। तो आपको जरूरत कहाँ है, क्यों बढ़वा रहे हो कोरोना को? सब जरूर तो अब है ही नहीं आपके वहाँ, है ही नहीं, आप लकी हो। बिल्कुल, ये तो बात बढ़िया बात है, धन्यवाद है सर आपको। दूसरा सर, आपको धन्यवाद, एक और धन्यवाद दूंगा गायों के लिए, आपने जो अनुदान दिया है गौशाला को, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद अमीन खान जी, धन्यवाद अमीन साहब को। अमीन साहब, अनुदान कहाँ दिया है? कोरोना के ये दुनिया भर के भयंकर रोग के पैदा होने के बाद में राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने जिस तरह से इंजाम होना चाहिए वो इंजाम माकूल और अच्छा किया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी मेवाराम ने भी कहा, सामान्य आम रोगी लोग हैं, उस कोरोना की व्यवस्था में व्यस्त होने से सारा मेडिकल डिपार्टमेंट और दूसरा स्टाफ से वो लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई सीरियस बीमार आदमी है और अहमदाबाद में उसका इलाज है, तो उसकी परमिशन के लिए तत्काल यहाँ जिला लेवल पर इंतजाम होना चाहिए। नंबर 2, हमारे सीमावर्ती ज़िले में इस टाइम गर्मी के वक्त में पानी की समस्या ज़्यादा आने वाली है कुछ हुआ है। अब जैसे बायतू, बाड़मेर, सिवाना, समदड़ी, चौहटन, इसमें तो इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा का पानी है। शिव क्षेत्र एक क्षेत्रफल से विशाल क्षेत्र है और बड़ा है, वहाँ नहर का पानी का इंतजाम अभी तक नहीं है। और यहाँ 4 जगह रिलीफ डिपार्टमेंट से हो या और किसी से हो, 4 गाड़ियाँ राज्य खंड में देनी चाहिए ताकि माकूल इंतजाम पानी का रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब इसी इमरजेंसी वर्क में तहसील रामसर में तहसीलदार नहीं है, तहसील गढ़ा रोड में तहसीलदार नहीं है, और तहसील रामसर में SDO भी नहीं है, और तहसील गढ़ा रोड में उपखंड है लेकिन उस उपखंड का कार्यालय चालू नहीं है। तो इनमें काफ़ी लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है और परेशानी है। आखिर में मैं आपको यही बात कहता हूँ, आधुनिक और ये वैज्ञानिक आदमी तो मैं नहीं हूँ। बाड़मेर जिला रेगिस्तान की है, रेगिस्तान की सफ़ेद ज़मीन में और 45 डिग्री जो गर्मी है, इसमें कोरोना का रोगी एक भी नहीं है और न रोगी हो सकता। बाहर से कोई आ जाए तो पता नहीं, यहाँ कोई रोगी नहीं आएगा। ये सफ़ेद रेती और ज़्यादा गर्मी अपने लाभ में है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पद्माराम जी, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा निवेदन ये है कि जो आपने कोरोना के बारे में व्यवस्था की, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी व्यवस्था हो रही है, हमारे यहाँ सभी अधिकारी एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि यहाँ कुछ MP के लोग आके बैठे हैं जो पहले मजदूरी के लिए आए थे और अब लॉकडाउन होने के कारण उनकी मजदूरी बंद हो गई है। एक तो उनको वापस जाने के लिए परमिशन की व्यवस्था करा, UP के, बिहार के, MP के। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि राजस्थान के लोग जो बॉम्बे में रह रहे हैं या आंध्र प्रदेश में रह रहे हैं, चंडीगढ़ में रह रहे हैं,
वहाँ से आना चाहते हैं, परंतु वहाँ के सरकार ने उनको परमिशन ये अभी सर ये ऑडियो वाला सिर्फ आ रहा है, कुछ और आ नहीं रहा है कि कौन सा है सर? इसका सरलीकरण करें। और तीसरी बात जो मेवाराम जी ने की, अमीन साहब ने भी की है, मेरा भी निवेदन है कि हॉस्पिटल मेरे क्षेत्र के अंदर सब लोग बता देता हूँ। ईसा और पालनपुर दवाई ले जा रहे हैं। वहाँ दवाई की व्यवस्था ऐसी है कि जिस मेडिकल से दवाई खरीदते हैं उसी मेडिकल की ही दवाई उनको काम आती है, दूसरी नहीं आती है। तो मेडिकल के लिए लोग जा रहे हैं, उनके लिए जो परमिशन की निवेदन कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा विधानसभा के अंदर ज्यादातर गरीब लोग को बैकवर्ड एरिया के है, चुकोड़ी है, भील है, ऑडियो कॉल आ रहा है, इन ऑडियो कॉल 311 से कुछ लोग कम है, रिव्यू मीटिंग आ रहा है। इन लोगों को भी गेहूं की व्यवस्था करें, यही निवेदन कर रहा हूं। आपने जो ये मिस्त्री के मार्फत सभी दल के लोगों को ज्वाइन हो जाएगा कि आपने सुनवाई की है, आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। समय समय पर आपने जो भी प्रक्रिया है इस कोरोना महामारी को निपटाने के लिए जो भी काम किया, पूरे देश के अंदर आपकी काम की सराहना हो रही है। आपकी हमेशा जय होती है और आप जिस तादाद में जो ये सुविधा कर रहे हो, ये हमेशा आपके लिए प्रशंसा का सबक बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शेड्यूल आ रहा है, ज्वाइन हो नहीं रही सर। आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, माइक म्यूट कर लीजिए। प्लीज माइक से बंद कर लीजिए अपने, वरना आवाज आ रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। सभी लोग प्लीज। रूपाराम जी जैसलमेर, नमस्कार साहब। बैठे क्या? अमीर सिंह बैठे हैं क्या? अमीर सिंह जी सिवाना में बैठे हैं आप। अमीर सिंह जी सिवाना हम बैठे। अमीर सिंह जी सिवाना से। चलो बैठे तो हैं सामने। अमीर सिंह जी बैठे हैं ना? अमीर सिंह जी बैठे हैं। बोलिए 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 अमीर सिंह जी बोलिए। माइक ऑफ कर रखा है उन्होंने, इसलिए नहीं बोल। अमीर सिंह जी आप माइक ऑफ करके बैठे। आप सब ध्यान रख रही हो। अमीर सिंह जी आपका माइक ऑफ रहता है, ध्यान तो रखेंगे ना। अमीर सिंह जी हाँ अमीर सिंह जी बोले हैं, वो बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज अमीर सिंह जी माइक बंद है। आपका माइक बंद है, आप चालू कीजिए उसको। चलो रूपाराम जी करते हैं। रूपाराम जी। रूपाराम जी सर नमस्कार। नमस्कार। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का जब असेंबली चल रही थी उस वक्त शुरुआत जैसलमेर से जो टूरिस्ट यहाँ से गए उनसे नाम से हुई थी, और जैसलमेर में बहुत बड़ा स्कोप था कोरोना फैलने का। उस वक्त कम से कम 13-14 देशों के और कई स्टेट के यहाँ लोग थे, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी होटल व्यवसाय की वजह से। लेकिन आप लोगों के जो शुरू से सख्त निर्देश हुए और प्रशासन ने हमने सबने मिलकर जो किया, तो स्थितियां बहुत ही कंट्रोल में हैं। जितने भी आपके निर्देश थे पूर्ण पालना हो रही है। आज से लगभग 36 दिन पहले पोकरण में पहला पॉजिटिव केस आया था, फिर धीरे धीरे 35 हुए, हम लोग रेड जोन में चले गए थे। लेकिन आपके निर्देशों के अनुरूप, गाइडलाइन के अनुरूप काम करने के यहाँ के प्रशासन हम सब ने मिलके आज की तारीख में दिन 36 हुए, फर्स्ट केस आया था, आज सिर्फ एक रहा है, 34 उसमें वापस नेगेटिव हो गए हैं, और 35वां जो पॉजिटिव था उसकी भी परसों रिपोर्ट 13 दिन के बाद नेगेटिव आ गई है। कल या परसों वो भी आ जाएगा, तो रेड से हम जोन से ऑरेंज में आ गए हैं और सब कुछ अच्छा रहा तो हम शायद 6-7 दिन के अंदर ग्रीन जोन में आएंगे। अब मेरे इसमें कुछ सुझाव हैं। एक तो सर जो अभी आपने फाइनल व्यवस्था की है, जो बाहर मजदूर है हमारे जैसलमेर के करीब 7-7.5 हज़ार है, रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी गई थी स्टेट से आपके द्वारा, तो उसके अंदर एक प्रावधान रखा है कि भाई वो अपने वाहन का नंबर भी दे। तो अभी क्या कि जो लोग कर्नाटक या कई जगह हैं, तो यहाँ से एनओसी जारी होना, फाइनल पास लेना, इसमें करीब 3 से 4 दिन का गैप मिनिमम लग जाएगा अपन फास्ट करें तो भी। तो अभी उनको वहाँ पे छोटा या बड़ा व्हीकल 5 दिन एडवांस में निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए सब उसमें ऑप्शन जो अपनी साइट है उसमें वाहन निजी का भले लिखवा लें,
लेकिन उसके नंबर है जो हटवा दें, नंबर देने के वजह से कईयों का रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है, वो नंबर दे नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ही साहब, मजदूर जो एडिशनल आए हैं और यहाँ के मजदूर हैं, इनको सब मिला के खेती जून जुलाई के आसपास होगी, उससे पहले मजदूर सब फ्री है। तो सर इसमें निवेदन ये था कि नरेगा के अंदर एक तो जैसे आपकी बातचीत चल रही, संभव हो अगर 100 दिन का 200 दिन कर दिया जावे, फिर प्रति जॉब कार्ड जो एक आदमी लगता है कि यहाँ 12 महीने काम आदमी करता नहीं है, पर्टिकुलर ये पीरियड जैसे करते हैं, तो एक जॉब कार्ड के जैसे 100 दिन है तो उसके 2 आदमी भी एक साथ लग जावे। तो नरेगा के लिए 2 आदमी एक जॉब कार्ड में एक साथ लग जाए, क्या उसके डेज तो 100 फिक्स है। तो अभी पर्टिकुलर पीरियड है, उसमें उस मजदूर को तकलीफ है, उसके परिवार के बाहर से भी आए हैं कुशल मजदूर, वो भी बेरोजगार हो गए हैं, तो उसको ये पीरियड जून तक का है, उसको एक जॉब कार्ड में 2 अलाउ करें, टोटलिटी में भले 100 दिन हो जाए। दूसरे सर, जो अपने इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी है वो करीब 400 एक वर्ग किलोमीटर में 400 आदमी कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो नहीं शिवाना जाऊंगा, आमिर यहाँ सिंह, तो हो जाए, शिवाना- नहीं तो नहीं जाऊंगा। गई। सर मैं निवेदन कर रहा था, पूरे भारत में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1 वर्ग किलोमीटर में 400 है और राजस्थान में करीब 200 है और जैसलमेर की डेंसिटी है वो 20 आदमी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 20 आदमी है, तो ऑलरेडी कोई नज़दीकी नहीं है, सोशल डिस्टेंस तो है। तो मेरा निवेदन ये था कि लोग हटे या रिलैक्सेशन हो, तब ये पॉपुलेशन डेंसिटी का ध्यान में रखते हुए गांव के अंदर जैसे छोटे छोटे काम है, कोई एमएलए का है, अदर प्रोग्राम में है, तो ये काम आमिर सिंह कर लेना चाहिए। गाँव में वैसे 10-15 जने आदमी साथ होके बातें करते हैं, अगर उसको छोटे छोटे काम लगाओगे तो 4-4-5 अलग भी हो जाएंगे और उसमें कुशल आए हैं उनको भी काम मिल जाएगा। एक सर इससे रिलेटेड है, आने वाला जो फसल का टाइम है और लोगों के आए है नहीं, टिड्डी दल का पिछली बार भी जबरदस्त स्कोप था, तो इस बार जो खरीफ की फसल है लोगों को मन में डर है कि अभी टिड्डी आ जाएगी। तो पिछली बार हमारी करीब 7.5 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई हुई थी, तो अब की बार लोगों को डर है कि पिछली बार से भी एडवांस आ गई टिड्डी, आ रही है, सबको मालूम है। आ गई अपने कंट्रोल करना चलना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी अभी से अपने को। माइक बंद हो गया भाई। पिछली बार सर जो लोकेश डिपार्टमेंट को काम करना था वो 26 वर्ष के बाद आमिर सिंह, शिवाना, ये कहाँ गया? सर मेरा निवेदन था, मैं निवेदन कर रहा था सर, उसमें निवेदन में ये कर रहा था कि यहाँ जैसलमेर का जो पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है वो करीब 464 किलोमीटर है। 464 किलोमीटर में जब टिड्डी का आगमन होता है, अंदर बॉर्डर में घुसते ही वहाँ फोक का वृक्ष है, 15-20 दिन वहाँ पड़ाव करती है। पिछली बार लोकेश डिपार्टमेंट की पूरी तैयारी नहीं होने से फिर आपसे कहा, फिर आपने अपने डिपार्टमेंट को लगाया, अपने मशीनरी दी, अभी भी उनके पास लोकेश डिपार्टमेंट में आज की तारीख में सिर्फ 5 गाड़ियाँ हैं, जबकि यहाँ कम से कम 40 गाड़ी चाहिए पूरे बॉर्डर पे, और उनके कैंप भी वहीं करने हैं ताकि वो रीफिलिंग के लिए जैसलमेर आवे, 300 किलोमीटर गए काम ही नहीं करे। तो उनकी 40 मशीनरी, क्या यहाँ से जो नुकसान होगा पूरे राजस्थान में टिड्डियाँ जा सकती है। पिछली बार आपके निर्देशों से रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने भी यहाँ कैंप किया, हम लोग भी साथ रहे, तो अच्छा किया। जैसलमेर से बाहर थोड़ी बहुत बाड़मेर या जालोर गई, इस बार जो संभावना है 3 गुनी टिड्डियाँ आ सकती है। यहाँ लगभग 2000 करोड़ की फसल रबी और खरीफ की जैसलमेर में ही है, तो साहब उसका जो लोकेश डिपार्टमेंट है उनको मैन पावर और मैन पावर भी 3 मशीनरी शक्ति में एक टाइम 2 घंटे काम करें। पर हम इस पॉइंट को हम ऑलरेडी भारत सरकार उठा चुके हैं, भारत सरकार के साथ में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, इसको बहुत टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। और गुजरात राजस्थान 2 ज़्यादा इफेक्ट हो गए, रिपोर्ट सब जगह आ रही है, उसी ढंग से अपन काम कर रहे हैं। मेहरबानी साहब, थैंक यू। एक था साहब, ये जैसे अभी पैसे की नरेगा वगैरह में है, तो इसमें जैसे अपना बीडीपी में हमारे 4-5 जिले आते हैं, तो इसमें रोड वर्क कई होता है जो अपन मजदूरी दे सकते हैं। तो ये प्लान जो 20 और 21 का है,
ये आप अपने स्तर पे निर्देश दे दे, तुरंत चला जावे, भारत सरकार से सैंक्शन हो जावे, शॉर्ट टर्म के टेंडर करके उनके वर्क शुरू हो जावे, तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएंगे और लोगों को मजदूरी भी मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप देख लें उसको। नरेगा और रोड्स दोनों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम लोग। हाँ, ताकि उसमें प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, रोड कलेक्टर का हुआ है। हाँ, रोड में BEDP का प्लान जो 2021 का है वो जल्दी सैंक्शन हो जाए, आपने मंगवा लिया है तो जैसे ही हो। थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। वैसे रूपाराम जी ने अमीर सिंह शिवाना रूपाराम जी ने वैसे अमीर जी रुको, 2 मिनट रुको अमीर सिंह जी। ठीक है हुकुम। वैसे रूपाराम जी ने जिले की पूरी जानकारी दी है सर। और विशेष तौर से हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ है कि रेड जोन से हम ऑरेंज जोन में आ गए। और पोखरण में एक ही व्यक्ति है, वो समझता हूँ जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा। तो लगभग मैं समझता हूँ पूरे ज़िले में जो स्थिति अच्छी है। और जो लोग बाहर से आए हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से, काफ़ी लोग अपने होम क्वारंटाइन किए हुए हैं पूरी फैमिली को। और इसके अलावा काफ़ी लोग ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा तो गुजरात और महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद में 5-6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जैसलमेर के लोग वहाँ पर हैं। और सबसे तो ये बात है कि जो मजदूर लोग हैं वो हैं, तो उनको न तो आवेदन करना आता है, नहीं वो ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ है, वो हमें लगातार फ़ोन ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ट्रेन या बस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप लिस्ट बनवा लीजिए, सबको बुलवा लेंगे सर। लिस्ट बनवा लो, टेलीफोन नंबर लिख लो सर। अलग व्यवस्था करेंगे उनके लिए और ले आएंगे सब। ठीक है। दूसरा था जो नरेगा में जैसे काम अभी जो स्वीकृत हैं, अभी तक जैसलमेर में लेबर 15,000 हैं। तो पिछली बार जैसे 1 लाख तक लेबर मई जून में काम कर रही थी। अब जरूरत ये है कि जो कार्य योजना बननी होती है, अभी आम सभाएं और ग्राम सभा नहीं हो रही है, तो ये दिक्कत बीकानेर में भी आ रही है। तो इसलिए स्टेट लेवल पे ये फैसला करना पड़ेगा कि यदि आम सभा और ग्राम सभा नहीं हो रही है तो उसके लिए काम किस प्रकार से स्वीकृत की जाए। जैसे आपने निर्देश दिए थे कि वन विभाग और PhD RSUB उसके लिए भी क्या इस लेबर को नरेगा में काम ले सकते हैं क्या, तो ये स्टेट लेवल पे आपको फैसला लेना पड़ेगा उनके लिए क्या किया जाए। और तीसरी जो सर मैं एक निवेदन कर सकता हूँ। मंत्री जी ये फरमा रहे हैं सर कि नरेगा के जो कार्य स्वीकृत होते हैं उसके लिए सर अपने एनुअल एक्शन प्लान होना जरूरी होता है। और एनुअल एक्शन प्लान जो है सर वो जिला परिषद से सर स्वीकृत होना जरूरी होता है। बट अभी चूंकि पंचायतों की बैठक नहीं हो पा रही है, जिला परिषद की नहीं हो रही है, इसलिए राज्य स्तर पे इसका एग्जाम्पशन दे दिया जाए, जिससे बड़ी संख्या में कार्य शुरू हो। ये अच्छी चीज है सर, इसको ठीक है। सर तीसरा था सर, जैसे आवश्यक वस्तुएं हैं जो लोगों को जरूरत है, जैसे चीनी और शक्कर, आटा, उसकी गांव में कीमतें बहुत ज्यादा है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, जो बाहर जो गांव में लोग बैठे किराने की दुकानें हैं वहां पर रेट जो 4 गुना लोग ज्यादा लेते हैं, तो उसके लिए भी कुछ हमें पाबंदी करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बताइए अमीर सिंह जी। अमीर सिंह जी बताइए अमीर सिंह जी भाई। मैं निवेदन ये कर रहा था हुक्म की, सबसे पहले तो कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने और गुलाब जी भाई साहब ने जो फरमाया वो उस पर विचार करने की आवश्यकता है। जैसे प्रवासियों वाली जितनी बाड़मेर और जैसलमेर और जालौर के लिए जो तकलीफ है, अपने 5-6 रोज परमिशन देके उनको बुलाना शुरू कर दिया था। अब रास्ते में कई जगह उनके साथ में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और उनके कोई भी होटल पीने के लिए पानी और कोई जगह खाली नहीं है, उनको कैसे लाया जाए। और एक निवेदन कर रहा था, आपने जो महाराष्ट्र से लगाकर, गुजरात से लगाकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक आपने प्रभारी बनाए, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक का फोन भी कोई प्रभारी अटेंड नहीं करता, तो प्रवासी का फोन कौन अटेंड करेगा। इसके लिए देखने की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इन प्रवासियों को अपन किस तरीके से लाएं। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए इतना हेडेक बना हुआ है। जैसे मेवाराम जी ने कहा, हमारा पैटर्न जालोर और बाड़मेर का इलाज कराने का डीसा से लगाकर अहमदाबाद तक का है, तो हर मरीज इधर जाने की कोशिश करता है। और वो परमिशन मैं आपको परसों के 2 दिन पहले का निवेदन कर रहा हूं। मेरे समदड़ी में एक कैंसर पीड़ित महिला, उसको मैंने ई पास के लिए कलेक्टर साहब को और सबको निवेदन भी किया, पर अभी तक नहीं बना। वो बेचारा अपनी माँ को लेके समदड़ी में ही बैठा है। मतलब ये पागल लोग हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको, ये प्रवासियों की तो बात मैंने आपको निवेदन कर दी। अब बाड़मेर जो अभी इतला करते कलेक्टर को, अभी इतला करते जी, बाड़मेर जिले की
जी, बाड़मेर जिले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पेयजल वाली प्रॉब्लम हुक्म आज की तारीख में चौटन से लगाकर पूरे जिले में, मेरी विधानसभा सिवाना में एक पोखरण पलसून जो योजना बनी है 10 किलोमीटर लाइन अलग पड़ी है, अब उनसे 103 गांव प्रभावित है और हालत ये है कि पीने के लिए पानी नहीं है। एक 3/12/2019 को 4 स्कीम यहाँ की बनाई हुई जयपुर अधिकारियों द्वारा भेजी गई थी, अभी तक जयपुर से सैंक्शन नहीं हुई है। मेरा निवेदन है पेयजल के लिए अपन कैसे करें, क्यों गर्मी में पीने का पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और ये अगर पूरा नहीं करेंगे, इधर तो कोरोना की हालत और इधर पानी नहीं होगा। एक जिले में जैसे अभी जैसलमेर रूपाराम जी और माननीय मंत्री जी ने भी बताया, टीडी का हमला वही रास्ता है जैसलमेर से रामसर होता हुआ चौटन धोरीमना होता हुआ सिवाना सिंदरी में भी इफेक्ट करता है। टीडी हमला को कैसे रोका जाए इसके बारे में भी आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये 1 मिनट लूंगा हुक्म। एक निवेदन और कर रहा था, फसल खरीदने के लिए गौण मंडी अपने कायम तो कर दी, जैसे अभी हमारे वहां पानी भी कम है, पर कोई भी किसान अगर फसल बेचने के लिए जाए तो वहां अभी तक उसकी कोई सहूलियत और वो चीज नहीं हुई है। एक खाद्यान्न में जैसे मेवाराम जी ने भी कहा, अब लोगों को गेहूं मिल रहा है भारत सरकार राजस्थान सरकार से, पर खाद्यान्न में कई वंचित लोग रह गए, उनकी पेंडेंसी इतनी फाइलें पड़ी है, कोई भी आपके एसडीएम नहीं निकाल रहा है, उनको भी आप थोड़ा दिखवाएं। गायों के लिए अनुदान वाला गौशालों के लिए और पशुओं के लिए भी करवावें, ये बहुत अति आवश्यक है। और ये पानी वाली जो स्कीमें हैं इनको आप तुरंत करवावें और हेडपंप के लिए भी वहां सुविधा है, उनके लिए भी हेडपंपों के लिए भी आप सुविधा करवावे, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। धन्यवाद। ओके, अच्छा, अब बीडी कल्ला साहब, प्रभारी मंत्री। बीडी कल्ला जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके निर्देशानुसार दोनों जिला कलेक्टरों के साथ और जिलाधिकारियों के साथ मैंने बीसी ले ली थी। प्रमुख रूप से जो पीने के पानी की समस्या उठाई है सिवाना में वास्तव में प्रॉब्लम है। अभी 5 ट्यूबवेल हमने सैंक्शन किए थे, उसमें दोनों कुएं सूखे निकले, लेकिन जिला कलेक्टर को परिवहन के लिए पैसे दिए हुए हैं, वो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर जहां जहां पानी नहीं पहुंच रहा है परिवहन के माध्यम से वहां पानी पहुंचाएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट की जो पानी की स्कीमें हैं उसमें ठेकेदार के काम नहीं करने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और रिस्क एंड कॉस्ट बेसिस के आधार पर नए टेंडर करके उन कामों को शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक माइग्रेंट लेबर का सवाल है, इसमें मेरा एक सुझाव है कि किसी के घर में मान लो मरना हो जाए अथवा कोई मेडिकल इमरजेंसी है, उसके पासेज तो जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए जाने चाहिए। लेकिन जो लॉकडाउन के कारण लोग फंस गए हैं उसमें जो आपने अभी प्रक्रिया बनाई है वो बिल्कुल अच्छी है, उसके आधार पर लोगों का आवागमन किया जा सकता है। आपने स्पेशल ट्रेन के बारे में भी प्रबंध किए हैं और भी परिवहन की जो व्यवस्था की है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। मनरेगा में प्राय बाड़मेर और जैसलमेर में निजी काम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक जो नालियां हैं उनका काम, सड़क का काम, सीएडी वर्क्स कहीं चल रहे हो तो उन काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा बाड़मेर में और जैसलमेर में खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों के पद काफी रिक्त हैं, अन्य विभागों के भी रिक्त पद है, उनकी सूची मैंने मंगवाई है। मेरा आपसे आग्रह है कि सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिए जाएं कि रिक्त पदों की पूर्ति कर दें, तो इन जिलों में अच्छा काम हो जाएगा कोविड-19 के वक्त में। इसके अलावा टिड्डी की जो समस्या है बायतू क्षेत्र में विशेष रूप से आई है और आगे आने वाले वक्त में निश्चित रूप से ये काम टिड्डी उन्मूलन का भारत सरकार का है। भारत सरकार की गाड़ियां बहुत कम है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से पिछली बार भी करीब 60 गाड़ियों से टिड्डी उन्मूलन का कार्य इन दोनों जिलों में किया गया था और आगे भी पूरी व्यवस्था है। लेकिन भारत सरकार से मैंने जिला कलेक्टर्स को ये कहा है कि वो तालमेल करके उनकी संख्या बढ़ाएं
और टीडी उन्मूलन के बारे में पहले हवाई स्प्रे वगैरह किया जा रहा था, उस काम को भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये बात सही है कि कोरोना के साथ अपने को जिंदगी को जीना पड़ेगा, इसलिए धाराएं तो हमारी तो हमेशा लागू रहे, लेकिन मास्क का लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग वगैरह इसको साथ रखते हुए धीरे धीरे सुपर मॉडिफाइड लॉकडाउन को आपको जारी रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जालोर देवजी पटेल साहब, MP साहब। देवजी पटेल, आवाज आ रही है साहब? हाँ बोलिए। आ रही है आवाज। बोल रहा हूँ, सांचौर से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सांचौर से। धन्यवाद साहब, आपने VC के माध्यम से हम लोगों से वार्ता की, और वसुंधरा जी को भी धन्यवाद, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सब एक तो विषय यह आता है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा फोन किया जाता है नोडल अधिकारी को। मैंने आपसे भी पहले भी निवेदन किया था, वो आपके जो अधिकारी आपने लगाए वो एक भी फोन रिसीव नहीं कर रहे, या फिर उनको फोन लगता नहीं है और वहां पे आता है कि ये नंबर अमान्य है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने अभी भी चेक करवा लिया। इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है सर कि उन नोडल अधिकारियों के ऊपर एक एक मंत्री को अगर आप नोडल मिनिस्टर वहां पे लगा देंगे तो शायद स्टेट वाइज हम सांसद या MLA उनसे बात करके कम से कम ये कार्रवाई हम करवा सके, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। एक दूसरा सर, आपने कहा कि ट्रेन जो है आपकी 6 महीने लगेगी। 6 महीने आपने खुद ने कहा है सर, 6 महीने आपने कहा है, और आपने कहा कि डेटा हम तैयार करके दे दें। सर कौन MLA और कौन MP प्रायोरिटी तय करेगा, ये आप सोचिए, कौन किसकी प्रायोरिटी दे सकता है क्या? इससे तो बेटर है आप एक इसमें कलेक्टर को आप निर्देशित कर सकते हैं कि हम यहाँ से गाड़ी भेजें, बॉम्बे में अगर कोई परिजन हमारा रह रहा है, यहाँ से ड्राइवर गाड़ी लेके जाए और उस परिजन को लेके आ जाए, वो अपने स्व खर्चे पे आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था अगर आप करेंगे तो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ हम ये भी कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। नहीं, इसको करवाएंगे। एक विषय सर मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गाड़ी जाए लिया वहां पर और क्या? नहीं सर, आपने यहाँ से परमिशन लेनी बंद है आपकी। एक मेरा सर निवेदन है, जैसे कई आउटसाइड हमारे लेबर बैठे हैं जिनके पास में वहां गांवों के अंदर, जैसे कर्नाटक है या कोई भी ऐसा प्रदेश है जहां पे छोटे छोटे गांवों में लोग बैठे हैं और उनके पास में हमारी ट्रेन नहीं पहुंच सकती है, उनके पास में आने के लिए व्हीकल नहीं है। आपको वहां पे फूड जो है, उस फूड के लिए हमें व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए फूड पोर्टेबिलिटी ऐसी अगर हम व्यवस्था कोई ऑपरेट करें कि वहां की सरकार को, हम जो परिवार वहां रह रहा है जो आइडेंटिफाई होता है, भले MLA से कांटेक्ट करें या MP से कांटेक्ट करें, हम कलेक्टर को दें और उसको वहां पे फूड मिले ताकि वो कम से कम अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे मेरे पास में कई केस आए। टाटपत्री करके एक आंध्रा में गांव है, उस गांव के अंदर एक चाय बेचने वाला परिवार बैठा है। सर वो चाय बेचने वाले परिवार के पास में फूड की समस्या है, तो इस समस्या का भी समाधान हम वहां पे कर सकते हैं। एक दूसरा सर, अभी लोग जो है वो बेरोजगारी और ये सब चीजें बढ़ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर है, कई लोग ऑपरेटर हैं वो हमारे यहाँ के, और वो बीच में ये क्वारंटाइन जब शुरू हुआ या जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब हमारे क्षेत्र में आ गए। वो वापस गुजरात है या वहां पे जाना चाह रहे हैं। अभी आपने जाने की परमिशन बंद कर रखी है। मेरा नहीं, कोई बंद नहीं भैया, बंद नहीं। जालोर कलेक्टर ने मना किया, आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, ऐसा के साथ में बोलता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि उनके ये SDM मेरे पास में बैठे, SDM साहब को भी पता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन विषय पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो ऑपरेटर जाना चाह रहा है और वो रोजगार कमाना चाह रहा है, उसको हम रोजगार कमाने दें, क्योंकि इसके बिना हम ये सारी चीजों की समस्या का समाधान नहीं कर पाए। एक सर अभी नई समस्या आई है, आपने महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने मेरे को फोन करके कहा कि साहब हमें SMS के माध्यम से ट्रेन का मैसेज मिल गया, लेकिन अचानक मैसेज ये आया कि ट्रेन कैंसिल हो गई। सर अगर उसके पास में मैसेज जा रहा है और ट्रेन कैंसिल होती है तो उस परिवार के ऊपर क्या गुजरेगी, ये हमें जरूर देखना चाहिए। एक क्वारंटाइन किए हुए कई प्रदेश के अंदर हमारे लोग बैठे हैं, जैसे पूना के अंदर एक सेंटर में क्वारंटाइन किए हुए हमारे 32 लोग बैठे हुए। सर मैंने मेरे लेटर पैड पे लिख के कलेक्टर को मेरे माध्यम से बता दिया कि भाई यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, उसका फोटोग्राफ्स वगैरह सब भेज दिया। लेकिन विषय यह आया कि नहीं, वहां का कलेक्टर हमें निवेदन करेगा तब हम उन लोगों को निकालेंगे। सर ये कौन सा नियम है, वहां का कलेक्टर जब आपको आवेदन करेगा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर मैं बोल रहा हूं
तो जनप्रतिनिधि क्या झूठ बोल रहा है? अगर मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूं कि भाई वो वहां पे क्वारंटाइन किए हुए बैठे हैं, आप 40 दिन से उनको बेचारों को निकालिए, उनकी प्राइवेट गाड़ी है सर, इस पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद कोरोना से लड़ने के लिए जो प्रवासियों में अफरा तफरी है। जी सर, ठीक है, शायद कुछ बोल रहा है नहीं, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है सर उसके अकॉर्डिंग टू सारे फैसले हो रहे हैं। आज अभी वीसी हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में, सीएच की, चीफ सेक्रेटरी की। काफ़ी इसमें जो आप बोल रहे हो उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ है। उम्मीद करते हैं शाम तक नए ऑर्डर आएंगे, उसके हिसाब से अधिक सुविधा मिलने लग जाएगी अपने को। अब एक नया विषय सर शुरू हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। कुछ दिनों पहले चीफ सेक्रेटरी आंध्रा ने ये कह दिया कि सारे ऑर्डर जो है वो मैं खुद निकालूंगी। अब आंध्रा के जो कलेक्टर है वो ये कहना शुरू कर दिया कि राजस्थान सरकार ने हमें एनओसी नहीं दी है, इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और हम यहाँ से कह रहे हैं कि आंध्रा के कलेक्टर अगर हमें यहाँ लिख के भेजेंगे तब हम उनको एनओसी देंगे। सर इस पे हमें एक चीज सोचनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कि वहां के चीफ सेक्रेटरी को बोले भैया हमारी एनओसी है, या तो आप लेटर भेजो या एमपी एमएलए के मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आज वीसी हुई है दिल्ली से जी, और शाम तक ऑर्डर निकलेंगे। उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सर एक बाकी रह गया छोटा सा। हाँ बोलिए। सर ये टीडी वाला विषय जो आपने कहा कि केंद्र के अंडर में है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से मानता हूं कि केंद्र इस टीडी पे कार्य कर रहा है, लेकिन सर तैयारी हमें यहाँ पे लोकल, जैसे केंद्र की 4 गाड़ियां हैं, वो 4 गाड़ियां काम नहीं कर पाएगी। हमें यहाँ पिछली बार जैसे ट्रैक्टर वगैरह से हमने व्यवस्था की थी, उसी व्यवस्था को हम तैयारी करके रखेंगे, तभी जाके इस टिड्डी को रोक पाएंगे। बाकी ये टिड्डी सारे किसानों को नुकसान पहुंचाएगी। कोरोना तो नुकसान पहुंचा ही रहा है और टिड्डी से भी नुकसान पहुंचेगा, इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भैया। सुखराम जी बैठे सुखराम जी, सुख जी, नमस्कार साहब। नमस्कार भैया। नमस्कार साहब। नमस्कार। आपकी बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है और जो प्रवासियों के संबंधी आपने जो पॉजिटिव रुख रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये समाधान निकलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे सांचौर सहित पूरे प्रदेश के 828 लड़के ताजिकिस्तान में हैं, ये मेडिकल एजुकेशन के लिए गए हुए हैं। वो बार बार हमें टेलीफोन कर रहे हैं, इसलिए उनको भी लाने की व्यवस्था की जाए। रशिया, ताजिकिस्तान। आप नोट लिख के भेज दो। जी जी, पता, क्योंकि लोग आने लग गए बाहर से। जी जी, 10,000 लोग आ रहे हैं राजस्थान के, 10,000 लोग आ रहे हैं बाहर से राजस्थान के देवी। जी जी, भारत सरकार कोऑर्डिनेट कर रही है, आप हमें लिख के भेजिए, पता कर लेंगे उनकी स्थिति क्या है। दूसरा मेरा हुक्म निवेदन है कि लॉकडाउन के दौरान जोधपुर, नागौर, बीकानेर में ये शिकार की घटनाएं बढ़ी है। शिकार की घटनाएं बढ़ी है क्योंकि लोग गाँव में हैं, शिकारी जंगल में घूमते हैं, लोगों में वन प्रेमियों के प्रति, लोगों के प्रति आक्रोश है। मेरा आपसे निवेदन है कि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है तो पुलिस को हिदायत दी जाए कि जो शिकारी घूम रहा है उनको पाबंद किया जाए ताकि वो शिकार घटना नहीं करें। जोधपुर में घटनाएं हुई है, आमने सामने मुकदमे है, इस पर श्रीमान थोड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और कौन बोल रहे भाई? जालोर से कोई है बोलने वाले? है छगन सिंह, जोगेश्वर जी, पुराराम जी। बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा पहले? कौन बोलेगा? छगन जी। मैं छगन सिंह। बोलो छगन सिंह जी, बोलो। आहोर बड़ी समस्या तो छगन जी बोलो, बोलिए। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। मेरे सबसे बड़ी समस्या जो सब बता रहे हैं, पूरे जोधपुर संभाग वाले और उदयपुर संभाग वाले बता रहे हैं, प्रवासियों वाली समस्या है। एक तो ट्रेन की व्यवस्था करनी है प्रवासियों के लिए। जो इमिटेशन ज्वेलरी में मजदूर वर्ग था मलाड में, वो वैसा का वैसा वही बैठा हुआ है, पूरा का पूरा मलाड क्षेत्र में। वैसे के वैसे बेंगलोर में भी बैठे हुए, पूरे दक्षिण क्षेत्रों में बैठे हुए, सब इंतजार कर रहे हैं कि ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। अभी तक ट्रेन की कोई व्यवस्था हुई नहीं। दूसरी बात, जो अपने साधन से आना चाहते हैं, ट्रेन कब शुरू हो रही है? सर ट्रेनिंग शुरू हो रही है सर, आज परमिशन दे दी। दूसरी बात, जो अपने साधन से आना चाहते हैं उन्हें आज से सब क्लियर। अब इस पॉइंट को मैं बताऊं आपको, उदयपुर डिवीजन भी, जोधपुर डिवीजन भी काफी डिस्कस कर चुका है प्रवासियों के पॉइंट को। आप सबको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मालूम है, मैं भी मारवाड़ का ही हूँ, ठीक है। इसलिए आप दिमाग रखो कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब अभी आए हैं, ठीक है। कॉन्फ्रेंस अपन करे वैसे किए, दिल्ली से की है कैबिनेट सेक्रेटरी ने, होम सेक्रेटरी ने। सारे पॉइंट जो आपने बताए वो उनको बता दिए गए हैं। जी। आज शाम तक उम्मीद करते हैं और ज्यादा छूट मिलेगी अपने को।
ट्रेन आने लग जाएगी, बेंगलोर से भी, बॉम्बे से भी, तमिलनाडु, सब जगह से आने लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अपन बात कर लेंगे, ठीक है। और भी बात बताओ। हाँ, अब ये कि जैसा कि आपने एमएलए फंड का पैसा हॉस्पिटल के लिए यूज करने के लिए आपने आदेश निकाला है, अध्यादेश। आपके क्षेत्र में ही, आपके क्षेत्र में ही। हाँ, मेरे क्षेत्र में ही, और आपकी मर्जी से ही, आपकी मर्जी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आपने अब बजट में जो डॉक्टर का कहा था कि हम जो डॉक्टर लगभग 6,700 के करीब डॉक्टर होंगे पूरे राजस्थान में अपने गवर्नमेंट में, और 4,000 के करीब लगे हुए डॉक्टर, 4,500 के करीब लगे हुए। अब जब डॉक्टर ही नहीं होंगे हॉस्पिटल में, डॉक्टर ही नहीं होंगे, 2,000 की भर्ती और हो रही है, 2,000 की भर्ती, 2,000 की भर्ती अभी तक हो नहीं रही है। वो कृपया करके जल्दी से कराए, जिससे वहां जो भी डिमांड होगी ना तो डॉक्टर ही करेंगे। कि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो वो जो भी हम खरीद के लाएंगे वो यूज कौन करेगा। इसलिए निवेदन ये है कि डॉक्टरों की भर्ती तुरंत की जाए। ये धन्यवाद। एक बात और है सर, अब जैसे ये जो सैंपलिंग है, ये जिला हेडक्वार्टर पर जांच हो, ये कोरोना वाली, ये बहुत जरूरी है। ये 7-7 दिन लग रहे हैं, और 7 दिन में न जाने उसके दिमाग में इतने जांच क्या हो रही है जालोर की, जालोर की पाली और जालोर में ये इसकी सैंपलिंग टेस्ट जालोर में हो, वो 7 दिन तक टेंशन में रहता है। इसकी सैंपलिंग जाती है तो वो 7 दिन तक दिमाग में इतना डिप्रेशन में रहता है, जिससे वो उल्टा बीमारी बाढ़ कर सकते हैं। बात सुनो, देखो ऐसा है कि अपन जो है अभी ऐसा है जी सर, अभी जोधपुर हो रही है, पर हमारा एम है अल्टीमेटली हर जिले में लैब खुले, हर जिले के अंदर जल्दी हो। काम चल रहा है, एक साथ खुल नहीं सकती। पाली में मेरे ख्याल काम शुरू हो गया है, बाड़मेर में हो गया है, जोधपुर में हो रहा है, जालोर में होगा, चिड़ई में होगा, सब जगह होगा। इसी प्रकार से कोरोना, हाँ थैंक यू सर। इसी प्रकार से कोरोना वायरस जो लगे हुए हैं काम पे, उनके लिए अच्छे किस्म के मास्क और सैनिटाइज भी उपलब्ध कराए, जिससे उनमें भी डर नहीं हो। कोई कमी नहीं है। और अब बात है किसानों की। आप कृषि मंडी भी आपके पास भी है, तो मेरे और विधानसभा में गेहूं खरीदने के लिए बार बार मैंने रिक्वेस्ट भी भेजी, आपको भी पत्र लिखा था, लेकिन गेहूं समर्थन मूल्य से नहीं खरीदा जा रहा है, और में वो भी सुमेरपुर में। और इस समय सुमेरपुर में कैसे किसान जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि और में 5 जगह पर गेहूं खरीदने के लिए आपको भी यहाँ से एप्लीकेशन भी दी हुई है, और लगभग सबने कहा था कि कलेक्टर ने भी कहा था कि आपका गेहूं खरीदने का यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये नोट कर लिया, ठीक है, नोट कर लिया, थैंक यू, धन्यवाद। एक और है, किसानों की बड़ी समस्या है। जो 6 घंटे की लाइट थी, आज ही मेरे पास बहुत से किसानों के फोन आए कि अब 5 घंटे दे रहे, तो कृपया करके वो 6 घंटे तो करीब कम से कम दे। गर्मियों में पानी उल्टा एक तो कम है, और 5 घंटे में क्या तो पिएगा और क्या रहेगा यूं। तो ये भी निवेदन है कि किसानों की समस्या को देखते हुए। सेकेंडरी ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ। योगेश्वर जी, ये नमस्कार। मेरी समस्या एक ही है, जो सबने बता दी, प्रवासियों वाली। बीच में क्या हुआ था, 3-4 दिन पहले तो आपने परमिशन दी, लोग आ भी गए थे, बहुत बढ़िया किया आपने, अच्छी बात थी। लेकिन बीच में बंद हो गई, इतना हल्ला हो गया कि आपको खरी खोटी सुना रहे थे, हम लोग को सबको सुना रहे थे कि हमको पहले बुलाया और आपने बीच में बंद कर दिया। इसलिए जो खुद का साधन लेके आ रहे हैं उनको करीबन परमिशन दी जाए ना मेरे। दूसरा, जो भी डॉक्टरों का बता स्थगन सिंह, ये बात सही है कि 2,000 डॉक्टरों वाला भर्ती है, क्योंकि डॉक्टरों की हमारे पास कमी है वास्तव के अंदर, वो ताबड़तोब की जाए ताकि जो डॉक्टरों की कमी है हमारी पूरी हो सके। और तीसरा मेरा इतना ही निवेदन है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, आपको बताएं, 39 करोड़ की एक हमारे भिंडमाल शहर के लिए, आपको मैंने लिखित में दिया था, विधानसभा में मैंने कहा था, ER प्रोजेक्ट के अंदर का ही वो हिस्सा था, वो सैंक्शन हो चुका था, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के कारण पिछली सरकार में रुक गया था। पानी के लिए नर्मदा का ये पानी ER प्रोजेक्ट है, वो पूरा प्रोजेक्ट 550 करोड़ का ज़्यादा है। लेकिन भिंडमाल नगर के अंदर भी एक बार हो जाए तो काफ़ी नगर की समस्या है वो हल हो जाएंगी। आज वास्तव के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और ER प्रोजेक्ट वाला जो मामला है ये भी आप कर दें, ताकि 256 गाँवों के अंदर पानी पहुँच सके। आप लोगों को, माननीय वसुंधरा जी को, गुलाब जी कटारिया साहब को, माननीय राजेंद्र राठौर साहब जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। राम राम, धन्यवाद।
बोलो डॉक्टर साहब बोलिए। धन्यवाद समय देने के लिए। पहले मैं बात करूंगा कोरोना वॉरियर्स की। एक तो पीपी किट हमारे पास नहीं है, बहुत कम है पीपी किट। आपका अनुभव हम सुनते रहते हैं पार्लियामेंट असेंबली के अंदर, बड़े अनुभवी आप हैं, तो यहाँ शॉर्ट एंड स्वीट बोलना आपको। बिल्कुल शॉर्ट। पीपी किट नहीं है, और जो वो टेस्ट वो सैंपल लेने के लिए बीटीपी किट भी नहीं है, वो थोड़ी सप्लाई बढ़ाई है। और अब जब गर्मी बढ़ रही है, हमारे कोरोना वॉरियर्स गर्मी में बाहर काम कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ नहीं हो तो एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी फूड उनको दिन में 3-4 बार मिलता रहे, उसकी व्यवस्था स्पेशली करिए। और जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, वो अब गर्मी बढ़ गई है तो वहाँ 2400 रुपये पर हेड पर डे यदि खर्च कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी गर्मी से राहत की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ वही कूलर अच्छा आइडिया आपका जी। और ये जो जांच के लिए हमारे सैंपल अब तक जोधपुर जा रहे थे, कल तक तो, अब आपने हमको पाली से जोड़ दिया है। सिरोही को जोधपुर से जोड़ा है और हमको पाली से जोड़ा है, तो दोनों क्रॉस हो गया है। तो हमको जोधपुर में, जब तक जालोर नहीं होता है तब तक हमको जोधपुर में रहने दीजिए, सिरोही को पाली कर दीजिए, ये प्रैक्टिकल होगा। दूसरा मैं किसानों के लिए कहना चाहूँगा, चने और रायडे की खरीद तो हो रही है, उसमें प्रायोरिटी तोड़ने की शिकायतें कुछ आई है, तो जो पहले आओ पाओ का आधार पर हो, इसकी थोड़ी चिंता करिए। और जीरे का और इसबगोल की और गेहूं की, इनकी खरीद भी शुरू हो, ये थोड़ी अपन चिंता करें। और ऑनलाइन राशन में अभी दिक्कत आ रही है, काफ़ी सुधार आया है लेकिन अब भी दिक्कत आ रही है, तो सबको जो जहाँ बैठा वहाँ उसको राशन मिल जाए, उसकी चिंता हो। बिजली के बिल जो माफ़ करने की, वो सब्सिडी देने की जो बात थी, वो वापस शुरू करनी चाहिए। और एमएलए लैंड में पैसा नहीं आया है, सिर्फ कागजी स्वीकृति तो आई है, लेकिन पैसा एलोकेट नहीं हुआ है, वो चिंता करिएगा। और अब आखिर में मैं प्रवासियों की बात सिर्फ एक इस मुद्दे पर करना चाहूँगा, प्रवासी हम लोगों के लिए एसेट्स हैं, लायबिलिटी नहीं है। यदि हमने उनको सम्मानपूर्वक प्रेम से यहाँ आने दिया होता, लाए होते, तो वो हमारे लिए भामाशाह बन के जगह जगह सेवा कर रहे होते। तो वो माहौल बनाने की ज़रूरत है। अभी हमने माहौल बिगाड़ा है पिछले 8-10 दिन में, उस माहौल को ठीक करके उनको आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए बिना उनको लाना और उनका यहाँ उपयोग करना, यह करने की ज़रूरत है। शुरू में बहुत भामाशाह आए, अब धीमे पड़ रहा है भामाशाह, तो ये लोग आएंगे तो ये फिर हमारे लिए भामाशाह बन के हमारे सहयोगी बनेंगे। इसकी चिंता करनी चाहिए। ट्रेनें चलानी चाहिए, ट्रेनें ज़्यादा से ज़्यादा, हैदराबाद से, बेंगलोर से, चेन्नई से, कोयम्बटूर से, ये 5-7 रूट से लगातार कई सारी ट्रेनें जगह तब होगा। बताओ सर, एक वो किसानों को ऋण दिया जा रहा है या ऋण भरने की बात है, इसकी सीमा बढ़ाकर मार्च तक किया जाए। और एक वो बायोमेट्रिक से उसको दो बार अंगूठा लगाना पड़ता है, उससे वो बीमारी फैलने का थोड़ा ज़्यादा डर रहता है। बायोमेट्रिक वाला किसानों के लिए थोड़ा सिस्टम, वो तो बंद ही है। नहीं है, किसानों के लिए बंद नहीं है, मत लगाइए, किसानों के लिए बंद नहीं। और वो ऋण वाला जो है मार्च तक किया जाए, 21 मार्च को। क्या दिवल साहब है क्या रानीवाड़ा? नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसलिए नहीं आ पाए। कोई बात ये शिरोई सैम लोढ़ा जी, सर शिरोई सर आवाज आ रही सर आपको? शिरोई, हाँ आई आवाज। सर सबसे पहले तो मैं आपको, आपके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को, आपकी पूरी प्रशासनिक टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विपदा में जो राजस्थान की जनता को संभाला है, उससे हम सबका हौसला बढ़ा है। निवेदन सर आपको ये करना है कि कोरोना का जब पॉजिटिव केस पहला आता है तो कर्फ्यू इम्पोज करके 3 किलोमीटर के एरिया को सील कर देते हैं, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। बड़े शहर में तो जिस तरीके से किया होगा, अब जैसे सिरोही में 3 जगह एक अलग अलग जगह पे पॉजिटिव केस आए, उसके चारों तरफ का 3-3 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया। जो जिला स्तर पर विचार करके तय करना चाहिए कि भी कितना एरिया सील करना है और कितने एरिया में कर्फ्यू लगाना है। आपके पास इतना मैन पावर भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े एरिया को आप उस रूप में कंट्रोल कर सकें। दूसरा सर, ये जो प्रवासियों वाली समस्या पैदा हुई है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 3 मई को भारत सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने
जो अपने पहले के 29 अप्रैल और 1 मई के आदेश को क्लेरिफाई करते हुए ऑर्डर जारी किया, उससे सारी समस्या पैदा हुई है। हमारे एसडीओ परमिशन दे के भेज रहे थे, लोग गाड़ी लेके जा रहे थे, गाड़ी लेके आ रहे थे, लेकिन 3 मई के उनके इस आदेश के बाद में कि सिर्फ जो रास्ते में लोग हैं उन्हीं को आने देना है, उसके अलावा किसी को आने की अनुमति नहीं देनी है, उससे सारी समस्या पैदा हुई। और एसडीओ ने हमें वो चिट्ठी भेज करके ये कह दिया कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर है, हम आगे कोई अनुमति नहीं दे सकते, हम अलाउ नहीं कर सकते। तो इसको क्लियरिफाई करें। एसडीओ जैसे निजी साधन से आने की पहले अनुमति दे रहे थे, चाहे वो बस हो, 4 पहिया वाहन हो, वैसी अनुमति जारी रखे तो सारी समस्या का समाधान पूरी तरह से हो जाएगा। तीसरा सर, जो आपके जब भी प्रधानमंत्री जी से सर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या इस संबंध में चर्चा हो लॉकडाउन को लेकर के, तो रेड जोन के अलावा 17 मई के बाद में सर लॉकडाउन खत्म करता दीजिए, ये आपसे विनती है। और अनुग्रह सहायता का सर मैं आपसे निवेदन करूं, 2500 रुपये जो देते हैं बहुत लोगों को मिली है। हमने सारी लिस्ट डाउनलोड की, आधार कार्ड से चेक करवाया, एसडीओ बीडीओ नगर पालिका माध्यम से कलेक्टर के जरिए सर्वे करवाया। खाली शिवगंज ब्लॉक में ही 400 फैमिली ऐसी निकली है बीपीएल और अंत्योदय से रिलेटेड, जिनको अभी तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है। ऐसे पूरे जिले में 3-4 हज़ार परिवार खाली मेरे जिले में होंगे, तो पूरे राजस्थान में भी इस तरह के होंगे। तो आपसे मेरी विनती है कि वो लिस्ट को सभी जिला कलेक्टर डाउनलोड करके उसको रीचेक करें, जिससे जिन लोगों को वंचित हुए हैं आपके प्रयास करने के बाद भी उनको मिल सके। इसके अलावा सर, जो एनएफएसए में तो गेहूं मिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग गरीब परिवार अब भी हैं जिनको वो गेहूं नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस सूची में उनका नाम नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है अभी कि अभी ये कठिन समय, भारत सरकार से आग्रह करें, आप भी निर्णय लें कि जो भी राशन कार्ड धारक गेहूं प्राप्त करना चाहता है उसको गेहूं अलाउ किया जाए। नॉन इनकम टैक्स पे जो भी लेना चाहता है उसको अलाउ किया जाए। इसके अलावा सर, मनरेगा में बहुत अभूतपूर्व काम हो रहा है, लेकिन एक ही काम पर संख्या ज़्यादा होने से हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो 1 बजे का टाइम है, उसको घटा करके या तो 11:30 बजे कर दें, जिससे लंच लोग अपने घर पे जाके कर सकें और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकें। दूसरा, एक ही काम पर 200, 250 लोग लग रहे हैं, तो हर ग्राम पंचायत में काम की संख्या 10 से 15 होनी चाहिए, जिससे किसी भी काम पर 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर सकें। इसके अलावा सर, एमएलए लेड और एमपी लेड में भी, एमपी लेड तो खैर ख़त्म ही कर दिया प्रधानमंत्री ने। एमएलए लेड में सर पहले जो खाद्य सामग्री के किट आपने अलाउ किए थे, अभी आपने पूरी तरीके से मेडिकल को समर्पित किया है, तो अभी कुछ समय, कुछ महीनों के लिए अगर आप खाद्य सामग्री के किट उसमें अलाउ रखेंगे तो नीचे लोगों को, जो आपका लक्ष्य है कि भी हर व्यक्ति को पेट भर सके, उसकी इम्यूनिटी ठीक रख सकें, तो हम उसमें सहयोग कर पाएंगे। और जैसा सर आज आपने सारे एमएलए को सुना है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो जून के किसी हफ्ता में आप विधानसभा का सत्र बुलाएं, जिससे पूरे तरीके से इसमें चर्चा की जा सके और सबके सुझावों से जो सरकार लाभान्वित हो सके। एक बार पुनः आपके सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, अच्छा है, वेरी गुड। क्षमाराम जी, ग्राशिया क्षमाराम जी है। पहले तो सबको आपको राम राम था। राम राम साहब। मैं ये जो प्रकार से कोरोना महामारी लॉकडाउन में जो हो रहा है, और जैसे विशेष रूप से जो इस महामारी में जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं, उसके बारे में सबसे ज़्यादा चिंता है। आप एक ही दिशा निर्देश करें और कलेक्टरों को निर्देशित करें कि कम से कम जो लोग जो महाराष्ट्र वाली परमिशन दे देते हैं, तो अपन इस राजस्थान को परमिशन क्यों नहीं, क्योंकि बॉर्डरों पे, मावल चेक पोस्ट पे और जो मंडार चेक पोस्ट पे खूब सारी बड़ी कठिनाइयाँ आती है। तो मेरा तो आपसे ये निवेदन है कि कम से कम प्रवासी दुखी ना हो, रास्ते में भूखे प्यासे रह रहे, एक तो उनको दिशा निर्देश करें कि अपने खुद के साधन ले जा करके भी लावें, या जिस प्रकार से सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से। और मेरा विशेष रूप से ये निवेदन है कि जिस प्रकार एमएलए फंड से हमने किट जो बांटे थे खाद्य सामग्री के, इसमें भी कम से कम ये राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे प्रतिपक्ष नेताजी ने जो कहा था कि कम से कम नाम लिखवा करके, हमने इस प्रकार के राजनीतिक से ऊपर उठ करके जब काम किया, और आपके सिरोही शिवगंज के अंदर
इन्होंने मतलब अपना जो पत्रक डाल डाल के किट बांटे। हमारे सियार हमारी फैक्ट्रियां हैं, भामाशा हैं सारे, लेकिन हम लोगों ने किसी प्रकार की कोई राजनीतिक न करते हुए ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के मार्फत बंटवाए गए थे, क्योंकि मेरे वहाँ सियार फैक्ट्री हैं, अल्ट्राटेक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, वोल्केम इंडिया लिमिटेड, मॉडर्न इंसुलेटर और इतने सारे हमारे वेब्स मंडल के जैन समाज हैं। इस प्रकार भामाशा कई सारे हैं हमारे जो ये नितिन जो अच्छा काम किया। और एक मेरा विशेष मुख्यमंत्री महोदय, जिस प्रकार से ये जो टैक्स लगाए हैं आपने जो इस अनाज मंडी पे, उसको कम से कम माफ करें और दो महीने का जो बिल है बिजली का, कम से कम वो तो आप माफ करें, तब के और लॉकडाउन में लोग कहाँ कमाए, गरीब लोगों को राहत मिलेगी। ये मेरा विशेष आपसे आग्रह है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जक्षीराम जी। सर, सीएम साहब आपको नमस्कार। विशेष तौर से आपने इस कोरोना महामारी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक जो और हम लोगों को जो आपने पिछली बार भी आपने बात की थी और आज भी सभी माननीय विधायकों को और हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने भी पहले जो बात कही है, और अभी वर्तमान में जो चीज़ है इस बात को हम दोहराना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र सिरोही जिला जो है गुजरात से लगता हुआ है, मंडार और गुंदरी चेक पोस्ट जो है अभी 3-4 तारीख को जैसे यहाँ से आदेश जारी हुए आपके राजस्थान सरकार की ओर से, उस समय में हमारे रेवदर एसडीएम साहब ने मात्र 10-15 मिनट कार्यालय में बैठे और पूरे दिन बाहर रहे, 15 मिनट बैठे बाहर रहे, 100-200 वहाँ के लोग वहाँ पर परमिशन लेने के लिए भटकते रहे। उधर से अन्य राज्यों की परमिशन लेकर जहाँ से जब रवाना हुए, जब मैं बीच में 300, 400, 500 गाड़ियों की लाइनें लगई, उसके बाद में मैं आपको सत्य बात निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो के माध्यम से आप दिखवा लेना, वहाँ पर कई महिलाओं ने इनके मन की बातें जो भावना को जो प्रकट किया, उसके बाद में डिलीवरी वाली बहनें जो है उनको भी कठिनाई हुई, उसके बाद में लाठीचार्ज हो गया पुलिस ने, और उसके बाद में कई प्रकार की दुविधा खड़ी हो गई। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपने पूरे भारत में अन्य राज्यों में जो सभी जो प्रवासी साथी जो है इनको आप बिल्कुल चिंता कर रहे हो, हमें भी लगातार बात भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जिस तरह से निचले स्तर पर, इसमें कोई दौरा नहीं है, जिला कलेक्टर और एसपी साहब पूरा प्रशासन जो दूसरा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दौरा है सिरोही जिले का। लेकिन हमारे में रेदर की जब बात करूँ तो एसडीएम साहब ने पिछले 3 दिन के अंदर जो व्यवस्था जो बिगाड़ी, यहाँ की अफरा तफरी टाइप हो गया। तो मंडार पे मैं 3-4 बार गया तो वो कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब कहेंगे, कलेक्टर साहब को कहने के बाद में सर एसडीएम को वो मन क्या रखा है, तो उसके बाद में फ़ोन तक हमारा अटेंड नहीं किया एसडीएम साहब ने, तो काफ़ी दुविधा हमको खड़ी करनी पड़ी, प्रवासियों को जवाब क्या देना पड़ा। दूसरी बात जो है क्योंकि ये प्रवासियों की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे सिरोही जिला और ये गुजरात से लगता हुआ है, हमारे सिरोही जिले के अंदर वरियाली यानी कि सौंफ की जो पैदावार सबसे एरंडी और सौंफ अच्छी होती है, और ऊंजा मंडी जो है अपने भारत की सबसे बड़ी मंडी मानी हुई है, वहाँ पर काश्तकार जो है यहाँ से कच्चा माल इनका जो वरियाली वगैरह इसको ले जाने के लिए कठिन है। और सब वरियाली सौंफ है कि 15 दिन इनका ओवर टाइम हो जाएगा तो इसका कलर जो है फेड हो जाएगा, और किसानों को यानी कि 1 रुपये की चीज़ 25 पैसे में भी आगे नहीं खरीदेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसके लिए आप अच्छा कोई गुजरात जाने के लिए किसानों के लिए एक व्यवस्था कराएं ताकि किसानों को राहत मिल सके। दूसरी बात जो है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर जो जल स्तर जो है, ये हैंडपम्पों का और ये ट्यूबवेल जो है उनका जल स्तर नीचे गया, इसके हिसाब से हैंडपम्पों का भी पानी नहीं मिलने के कारण जो बाहर से प्रवासी लोग भी जो आएंगे उनको भी, क्योंकि इधर उधर जाने नहीं देंगे, पानी भरने नहीं जाने देंगे, तो उनको भी कठिनाई होगी। इसलिए पेयजल की भी टैंकरों के माध्यम से यहाँ जो भी आप उचित। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बवर सिंह भाटी। एक सर मेरा एक सर जो ये एक पॉइंट था जो था अपना जो ये निगरानी समितियाँ जो है प्रत्येक गांव में पंचायतों में जो घूम रही है, इनके लिए जो कोई व्यवस्था मैं समझता हूँ ऐसी नहीं है, क्योंकि उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो उनके पास में सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, तो सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करे ताकि उनको एक सही तरीके से उनकी देख रेख कर सके और उनकी निगरानी भी रख सके। धन्यवाद। पॉइंट देखना भाटी साहब, बबर सिंह भाटी प्रभारी मंत्री, क्या हो गया?
चलो, ये मदन प्रजापति बोलना चाहते हैं, वो पहले लाइन में जुड़े नहीं थे। मदन प्रजापति पचपत्रा सर, हाँ सर, वो निकल गए अभी। क्या अभी कोई बात नहीं, निकल गए, ठीक। उन्होंने कहा फोन से बात करो। निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब पाली चौधरी साहब बोल सकते? नहीं बोले नहीं सर, अभी वो तो ट्रायल सर, वो तो ट्रेलर मेन बात नहीं। चलो बोलो। आप जाओगे तो कैसे बोलेंगे? आप आओगे नहीं शुरू करो, नोट कर रहे हैं ना। नमस्कार सर, आप बोल दीजिए। नहीं मुख्यमंत्री जी आ जाएं, उसके बाद में शुरू करें, क्योंकि सुनो बात तो मेन तो वो सुनेंगे ना। हाँ नमस्कार सर, भंवर सिंह निवेदन कर रहा हूँ। आगे आप शुरू करो भंवर सिंह। हाँ नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने राजस्थान के सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्रीगण सबको एक साथ कोविड जैसी महामारी के समय अपनी बात कहने का अवसर दिया। सुन रहे हैं सर? रघु शर्मा जी, आप सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं? माननीय चिकित्सा मंत्री जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोविड की इस महामारी के समय राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ करके जो निर्णय लिए, उसकी आज सब जगह पूरे प्रदेश में आमजन में एक अच्छा संदेश है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो निर्देश दिए गए, उसके तहत कल जालोर और सिरोही जिले की बैठक वहां के जिला कलेक्टर के साथ आयोजित की गई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों ही जिलों में प्रवासी जालोर और सिरोही दोनों ऐसे जिले हैं जहां बड़ी संख्या में लोग देश के अन्य राज्यों में रहते हैं, और पिछले दिनों जब आवागमन की छूट दी गई थी, उस समय हमारे जालोर जिले में करीब 26,000 से भी ज्यादा लोग आए, और सिरोही जिले में 33,000 के करीब प्रवासी हैं जो जिले में आए हैं। तो मेरा चिकित्सा मंत्री जी से भी आग्रह रहेगा कि अभी वर्तमान में सिरोही के जो सैंपल्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वो जोधपुर में उनकी कोविड की जांच की जाती है, और हमारे जालोर के जो कोरोना के जो सैंपल्स हैं उनकी पाली में जांच की जाती है, और इसमें समय ज्यादा लग रहा है। मेरा आग्रह था वहां से जो फीडबैक है उसके अनुसार, क्योंकि इन जिलों में प्रवासी ज्यादा आए हैं, इन जालोर और सिरोही दोनों ही जिलों में राजस्थान में सर्वाधिक प्रवासी इन दोनों जिलों में आए हैं, तो यहाँ जांचें ज्यादा करवाई जाए, और जो पाली में जो जांच की सुविधा दी गई है उसको जब तक जिला मुख्यालय में शुरू नहीं की जाती तब तक पाली में जांच की जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रवासी लोगों को, अभी भी बड़ी संख्या में प्रवासी हैं जो देश के कई राज्यों में अभी फंसे हुए हैं, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है ट्रेन के माध्यम से उन लोगों को लाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के साधनों से, या उनके जो परिजन हैं जो जिलों में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि हम बस भेज करके, यदि हमें जिला प्रशासन अनुमति दे दें तो निजी वाहन या बसें भेज करके हम उनकी लिस्ट जिला कलेक्टर को दे सकते हैं, और उसकी अनुमति यदि मिल जाए हमें, तो हम बेंगलोर से, दिल्ली से या मुंबई आदि जहां भी लोग रह रहे हैं तो उनको यहाँ से बस जाकर के, क्योंकि वहां उनको बसें मिल भी नहीं रही है, और मिल रही तो वो बहुत महंगी मिल रही है। उसमें आप आरटीओ या एसडीएम के माध्यम से अनुमति यदि दें तो बसें अपने स्तर पर लोग ले जाने के लिए तैयार हैं। दूसरा, महानरेगा का जो कार्य है वो सिरोही और जालोर में, राजस्थान में जो सर्वाधिक श्रमिक जहां लगे हुए हैं,
तो इन दोनों जिलों में भी बहुत अच्छी संख्या में श्रमिक यहाँ कार्यरत हैं और अप्रैल तक का मनरेगा का भुगतान भी श्रमिकों का कर दिया गया है और श्रमिकों की जो एवरेज रेट है वो भी बहुत अच्छी है। सिरोही में 199 रुपये प्रति श्रमिक और जालोर में भी औसत 185 रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब से भुगतान भी किया गया है। चूंकि प्रवासी ज्यादा हैं, अधिक श्रमिकों का समायोजन के लिए नए कार्य खोलने के लिए भी हमने जिला कलेक्टर्स को निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय समर्थन मूल्य पर खरीद के केंद्र आपके दिशा निर्देश में खोले गए हैं और जो ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से भी जो केंद्र खोले गए उनमें भी अधिकांश में खरीद चालू कर दी गई है। जहां नहीं हुई है वहां आने वाले 2-3 दिनों में कर दी जाएगी। पर लोगों की ये मांग है कि फसल इस बार, हालांकि टिड्डियों के प्रकोप से एक बार जालोर जिले में ये माहौल बन गया था कि फसल कम होगी, रिपोर्ट इस तरह से भेज दी गई कि फसल कम होगी, लेकिन फसल बम्पर हुई है, अच्छी पैदावार हुई है। तो लोगों की ये मांग है कि इस खरीद का दायरा बढ़ाया जाए। 1-2 पॉइंट में और निवेदन करना चाहूंगा कि टैंकरों से परिवहन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और पाइपलाइन और नई मोटरें आदि खरीदने के लिए, ट्यूबवेल ठीक करने के लिए भी नई मोटरें खरीद भी ली गई है जिला कलेक्टर के द्वारा पीएचडी के अधिकारियों के माध्यम से। खाद्य सामग्री एनएफएसए का पूरा लाभ इन दोनों जिलों में मिल रहा है। भामाशाहों के द्वारा भी अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। अल्टीमेटली सर, ओवरऑल इन दोनों जिलों में पहले लंबे समय तक जालोर और सिरोही में कोई भी पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन पिछले दिनों इन दोनों ही जिलों में पॉजिटिव कुछ पेशेंट्स आए हैं। तो मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि इन दोनों जिलों में चूंकि प्रवासी ज्यादा हैं तो जांचें ज्यादा करवाई जाए और आपके नेतृत्व में जालोर और सिरोही का जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, चिकित्सा विभाग है, सभी बहुत ही तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि राजस्थान में इन दोनों ही जिलों में बहुत ही ठीक स्थिति है और आपके दिशा निर्देश में हम सब लोग पूरा कार्य करेंगे। टीम राजस्थान पूरा अच्छा कार्य कर रही है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पीपी चौधरी जी। हाँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं जो बातें पहले होगी उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो अभी विदेश की बात की कि भाई विदेशों में फंसे हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 110 फ्लाइटें 6 तारीख से लगा करके 13 मार्च के बीच में करीब 14,800 हमारे विद्यार्थी वगैरह को उनको लाने की व्यवस्था की है। ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज जो है वो 15 तारीख से वापस शुरू होगा, उसमें और भी आ जाएगा। मेरे पास में भी, मैं विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होने की वजह से भी मुझे इस सारी जानकारी है। तो आप जो भी मेरे लायक कोई काम है तो आप जरूर बताइए, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सर कि आपकी जो गाइडलाइन इशू होती है, नियम वगैरह जो भी आप राजस्थान सरकार से करते हैं, जिला प्रशासन करता है, तो वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद को कम से कम ये पता लग जाए कि भाई टाइम टू टाइम आपकी गाइडलाइन ये इशू हुई है। आपकी गाइडलाइन आम जनता के पास नहीं, लेकिन उनको मेल वगैरह अपलोड नहीं है। चौधरी जी, अपलोड साइट पर अपलोड हो जाती है। ठीक है सर, वो फिर हम उसका इंतजाम करेंगे। लेकिन अगर ये संभव हो सके कि उनके ईमेल आईडी वगैरह सब आपके पास हैं, उनके पास में, आपके प्रशासन के पास में, उनको भेजना। और जिला प्रशासन जो है, जिला प्रशासन भी अगर मान लो उनको सांसद को और विधायक को अगर वो भेज दे तो इमीडिएटली उनको पता लग जाएगा भाई आपकी लेटेस्ट गाइडलाइन ये है, जिससे कि हम जवाब दे सके। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज आप भिजवा देंगे आपको। ठीक है, धन्यवाद सर। दूसरी चीज, आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बसों की हैं, कुछ हैं, तो अब जैसे मान लो किसी हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, उसको पता ही नहीं कि प्रशासन क्या फैसिलिटी अवेलेबल कर रहा है, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको पता लग जाए तो वो भी उनके प्रशासन के साथ मिलकर करके अपना इनपुट दे सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो तो अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं कि सरकार क्या कर रही है। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो मान लो हमें पता तो लगे, तो उसमें पता लगना चाहिए कि ये बसेज वगैरह के जो। और एक सर मैं बता दूं आपको कि दरअस में डिसीजन मेकिंग की एक बड़ी बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ बैठे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक तो होता है नॉर्मल वे में, जहाँ पे आप 4, 5, 6 दिन 7 दिन लगा दो, कोई बात नहीं, और लंबा समय भी लग सकता है। जहाँ एमरजेंट सिचुएशन होती है वहाँ 1 घंटा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने राजस्थान बॉर्डर सील करने की 7 तारीख को बात हुई थी, और 7 तारीख के बाद में 4 दिन, मतलब उसमें कम से कम जो भी डिसीजन लेना है तो उतने लोग इकट्ठे होते गए, और एक मैसेज जो है वो बड़ा गलत जाता है, लोग परेशान भी होते हैं।
तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, निर्णय का प्रोसेस जो है, जो भी निर्णय लो वो फास्ट होना चाहिए, जो आम जनता तक पहुंच जाए। सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, तो इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। और दूसरी बात, बाकी सारी चीजें कह दी, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, बाकी वैसे ठीक चल रहा है ओवरऑल। और अगर आप पास वगैरह करें तो थोड़ा पास का सिस्टम जो है बड़ा सबलीकरण कर लीजिए। पढ़े लिखे लोग जो जिनके पास मोबाइल हैं वो तो कर लेते हैं, जो वंचित हैं और सबसे ज्यादा दुखी हैं मजदूर वगैरह, वो तो ऑपरेट भी करना नहीं जानते हैं। अपन भी कई पढ़े लिखों का अगर आपको तो नहीं जानेंगे, तो उसमें 2 तरह की कैटेगरी बना दीजिए। एक तो पास ऑनलाइन भी हो, एक नॉन ऑनलाइन भी हो, कि जो आपके अधिकारी जैसे कहीं बैचेज में कहीं श्रमिक बैठे हैं तो वहाँ जाकर के उनको जाकर के सर्विस दे दिया। चाहे बाहर के श्रमिक हमारे यहाँ पर जैसे पाली में हो, जैसे आपको पता लगे प्रशासन को 100 आदमी है तो उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो खुद बनाए। और इसी तरह से जैसे दूसरे राज्यों में थे, आप उनको सजेस्ट करें। तो ऐसे लोगों को कैटर करना हमारा काम है, जो कि इस तरह का मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकते, और सबसे ज़्यादा परेशान वही होते हैं और वही पैदल चलते हैं। तो उस चीज़ को अपन को कर्टेल करना चाहिए। और मेरा एक और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि रिलैक्सेशन का ये प्रॉब्लम, सारी की सारी जो प्रॉब्लम, मजदूर अगर दुखी होगा तो वहाँ से पलायन करेगा, क्योंकि उसको रोजगार नहीं है। अगर हम रोजगार दे देंगे तो अब आप देखिए कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट उसके टच में है कोरोना वायरस वाले के। आपके हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विस चल रही है। और जब वो कर सकते हैं तो हम सारे कोरोना वॉरियर्स क्यों नहीं हो सकते हैं? सारों को जब आप प्रधानमंत्री जी से भी बात करें तो आप रिलैक्स का, मेरा निवेदन है कि इसको रिलैक्स करने का करें, क्योंकि हम आपको फीडबैक दे सकते हैं। नहीं, आप चाहेंगे कि मैं डायरेक्ट उनसे बात करें, हम तो पार्टी की बात, आपकी भावना पहुंचा देंगे। नहीं, मैं अब वो पार्टी लाइन बात कर रहा हूँ। तो आप जो हैं, आप मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हम आप तक बात कर रहे हैं कि इसको लॉकडाउन को रिलैक्स करके अगर आवागमन जो है अपनी गाड़ियों से लोग करें तो ये पास वगैरह का चक्कर ही मिट जाएगा आपका। और जो ध्यान रखने की बात है, डॉक्टर किस बात का ध्यान रख रहे हैं? मास्क लगाते हैं, डिस्टेंसिंग रखते हैं, उनको तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर मास्क लगा के डिस्टेंसिंग रखो तो पूरा देश काम कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं। एक लास्ट सर, एक राजस्थान के हित की बात कह रहा हूँ सर। मैंने आपको अभी कल एक चिट्ठी भेजी है कि उसमें आपने पाली में आपके पहले के कलेक्टर ने करीब 22,000 एकड़ जमीन जो है ईयर मार्क कर करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स IT का एमओस था उस समय उन्होंने भेजी है कि भाई हमारे पास सरकारी जमीन है और वी आर नॉट, हमें कोई 1 इंच भी जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। और उसमें ITIR अगर आप वहाँ स्थापित करते हैं तो चाइना से जो कंपनियां आ रही है, बाहर आ रही है चाइना से, तो राजस्थान में आप जोधपुर और पाली के बीच में बहुत बड़ा हब बन सकता है, देश का ही नहीं पूरे विश्व का। मैं ये बता दूं, उसको हमने अय्या में करवाया, आपका पत्र आया, उसको अय्या में करवाया है। मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के टाइम में उन्होंने DPR बनाई, इसमें काफी काम किया उन्होंने। तो उस DPR को उपयोग में लेकर के आप उसमें आगे कदम बढ़ाएं तो राजस्थान में आप काफी कंपनियों को ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। पुष्पेंद्र सिंह राणा जी। अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह एक दिल्ली जोधपुर से नहीं, दिल्ली राजस्थान में जो हैं और राजस्थान से दिल्ली में आने वाले जो हैं काफी लोगों के आपके मुझे बताया गया है अधिकारियों ने कि भी सारी लिस्ट बन करके तैयार है, अपने व्हीकल से आना चाहते हैं, तो ये खोल दे तो काफी समस्या हल हो जाएगी। करें प्रक्रिया, करें आगे, प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। पाली का प्रोग्राम तो नमस्कार पुष्पेंद्र सिंह। नमस्कार। नमस्कार। एक तो आपको धन्यवाद हुकुम, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सबको MLA जो विधायक आपने जो सलाह दी है। मेरा तो आपसे एक अनुरोध है हुकुम कि अभी ये पिछले 5-7 दिन में जितने भी प्रवासी आए हैं, इसमें हकीकत में सर मतलब मजदूर वर्ग नहीं आया है। इसमें तो वो लोग आए हैं जिनके पास खुद की गाड़ी थी, खुद की व्यवस्था थी, खुद की दुकान थी या खुद का फ्लैट था, और जो मतलब अपने साधन से या बस से आए तो मतलब 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके बस से यहाँ आए। हकीकत मजदूर वर्ग है वो वहीं बैठा है, और ख़ास तो दुखी वो आदमी है जो 10-10, 15-15 लोग एक कमरे में रह रहे हैं। उनके पास नहीं तो राशन है, नहीं इनके पास पैसे हैं, और हकीकत में उनके फ़ोन आते हैं, रोते हैं। मतलब इसके बारे में हमने पंचायतों में आपने कहा था, नगर पालिका में आपने कहा था कि सबकी आप रजिस्ट्रेशन करा दो, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। आज हालत ये है कि वो जिसके पास पैसा था, जिसके पास साधन संपर्क था, वो पहुंच गया, वो मजदूर आज भी नहीं पहुंचा। वो मैंने कल आपके CMO में ईमेल किए गुम, बेल्लारी के मतलब आपको 36 SC/ST के लोग हैं, भील, ग्रासिया और मीना, और एक महाराष्ट्र के में मतलब पीपला गांव के ग्रासिया 26 लोग बैठे हैं,
बिना उनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है और वो मतलब वेट कर रहे हैं कि सरकार आपको कैसे लेकर आए। उनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप उनको कैसे लेकर आओगे। तो चिंता इस बात की करनी है कि मजदूरों को कैसे लाए, इसके बारे में चिंता करनी है। दूसरा मेरा निवेदन है कि पीपी साहब ने जो बात की है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी मतलब कोई भी डिसीजन लेती है तो उसका प्रकाशन होता है, भले टीवी में हो, आप मतलब न्यूज में कराए, मतलब अखबारों में आए, हमको पता ही नहीं लगता है। हम जनप्रतिनिधि अभी मैंने जवाब दिया इस बात का, जो निर्णय होता ऑनलाइन डाल देते उसको साइट पे, स्टेट गवर्नमेंट साइट है। पीपी साहब ने कहा हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, वो भी करवा देंगे। अगर आप अकाउंट देख सकते हो तो साइट भी देख सकते हो, तो ओपन सीक्रेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरा एक निवेदन है सर, जैसे पाली जिले से यूपी से लोग यहाँ आप सबको पीए दिया हुआ है, पीए सबको दिया हुआ है, उसको वो खोल के देके साइट को, नहीं मेरा कोई आदेश होगा सीधा आप देख सकते हो सर। वो भी देखिए कम से कम वो पीए किस काम का है। ये भी कोविड में जयपुर में बैठे हूँ, ये भी निवेदन ये था, निवेदन ये है कि जैसे आज मैं एक उदाहरण बात कर रहा हूँ सर, आज मेरे बाली ब्लॉक में 350 यूपी। अरे मेरी बात सुनिए, ये जो प्रभारी वाला मामला, प्रवासी वाला, माइग्रेंट वाला, ये आप देख रहे हो, सुबह में सुन रहे हैं, ये हमारे लिए भी टॉप प्रायोरिटी है, आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि वास्तव में लोग दुखी है, वास्तव में दुखी है। आपने ठीक कहा कि जो लोग ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, उनको तकलीफ आती है, अनपढ़ आदमी भी है। उसमें आज और वीडियो कॉलिंग हुई है दिल्ली के साथ में, हमने सारी भावना पहुंचा दी दिल्ली के अंदर। शाम तक उम्मीद करते हैं ऑर्डर आएंगे भारत सरकार गृह मंत्रालय से और छूट मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समस्या हल हो जाएगी। और बाकी आप क्या कीजिए, अगर आपके एरिया के कोई लोग हैं जो सामान बैठे हैं मेरे सामान, वो अपने एरिया की कोई खबर आपको लगे तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए। गरीब अनपढ़ आदमी है तो लिस्ट बना दीजिए, मोबाइल फ़ोन दे दीजिए अगर है तो, उनको अलग से हम बिहेव कर लेंगे, उनके साथ में जाने की व्यवस्था कर देंगे, पर इतना आपको करनी पड़ेगी। मैंने भेजा भी आपके ईमेल कर रखा मैंने, कंसर्न मतलब आपके जो सेक्रेटरी है जिस स्टेट के, उनको भी कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी आप कलेक्टर को देख, आप कलेक्टर को सुबोध अग्रवाल जी हमारे एसीएस इंडस्ट्री जो है उनका काम यही है सिर्फ, और कलेक्टर दे दीजिए, कॉपी इनको भेज दीजिए, वो हम लोग उनसे बात भी कर लेंगे, उनको लाने की बात भी कर लेंगे। आपसे बात मेरा निवेदन आपकी बात हुई भी है? मेरा निवेदन आपकी बात हो चुकी है इनसे, बता रहे हैं आपकी बात हुई है, फोन पे बात हुई थी। एक मेरा निवेदन होगा कि जितने भी आपके प्रभारी सेक्रेटरीज है स्टेट के, वो मैं पिछले 5-6 दिन से कई, मैं किसी का नाम नहीं ले जाता हूँ, उनके सबके फोन डाइवर्ट किए हुए हैं, सबके फोन डाइवर्ट है, किसी के फोन बंद है, किसी के आपके फोन जाते हैं रिप्लाई नहीं है। हो सकता है वो व्यस्त होंगे सर, पर एमएलएस के आवाज़ नहीं आ रही सर, आवाज़ नहीं आ रही। उनको हमने बनाया, अच्छे उद्देश्य से बनाया, पर जब 17 कितना 17 लाख 19 लाख लोग रजिस्टर करा देते, 19 लाख। आप कल्पना करो, अगर आपको मैं इंचार्ज बना दूँ किसी बात का और लाखों लोग आपको टेलीफोन करने ट्राई करे तो आपकी क्या स्थिति बनेगी। उनको अच्छे उद्देश्य बनाया मैं, अच्छे उद्देश्य से। इतने फोन आए कि वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं थे, इसलिए आपकी शिकायत वाजिब है, आप ही नहीं कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं आपस के अंदर भी। वो सिस्टम बदल गया, अब इनको इंचार्ज बना दिया, उसके बाद में वो बात खत्म हो गई। अब कलेक्टर और इंडस्ट्री के एसीएस सुबोध अग्रवाल जी पूरी व्यवस्था हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक मेरा निवेदन, थैंक यू, धन्यवाद आपका। एक से पॉइंट है। हाँ, एक आप पंचायत में अभी जो लोगों ने बात की है कि हैंडपम्प्स खराब है। जनरली आजकल हैंडपम्प मतलब पंचायत रिपेयर करती है, वो पंचायत समिति करती है, पंचायत करती है। नई पंचायत का फॉर्मेशन हो गया, आज 6-7 दिन हो गए, इनके पास आज तक कोई बजट आया नहीं। एसएफसी का बजट दे जिससे वो हैंडपम्प के सामान खरीद सके और सामान हैंडपम्प ठीक कर सकते हैं। आपके जनता दल के मतलब बिजली के बिल बाकी है और लाइट के कनेक्शन कट रहे हैं गाँव में। एक तो ये एक मेरा निवेदन है, आपके एएनएम और जीएनएम की पोस्ट गाँव में मतलब 50% से अधिक खाली पड़ी है। अगर आप सुविधा पर लगा दें लोगों को, जो ट्रेन सुविधा है, जीएनएम है, तो वो लोग मतलब आपके पीएससी को मॉनिटर करके सही देंगे कि यहाँ सुविधा पर
ये प्रॉब्लम हर साल आती है, आप भी रहे हो मंत्री, ये प्रॉब्लम आती है, इसको ठीक करवाएंगे अपन, ठीक है। बहुत खाली है सर, बहुत खाली। थैंक यू। एक मेरा निवेदन है सर कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसकी क्या कह रहा था इसका, टेस्टिंग की। आज हमारे प्रवासी जिस तरीके से गांव में आ रहे हैं, आज पूरे बाली ब्लॉक में पूरा हमारे विधानसभा में 50 से ज़्यादा सैंपल नहीं हुए हैं। बाली में टेस्टिंग शुरू हुई, मतलब बाली विधानसभा में 50 से ज़्यादा सैंपलिंग नहीं हुए हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सैंपलिंग बढ़ा दे, क्योंकि अभी बाहर से लोग आए हैं, तो सैंपलिंग बढ़ा दे ताकि हम इससे पहले से इससे अलर्ट रहे। तो हमें बढ़ा भी रहे। और आप सबसे मेरा निवेदन है, जो क्वारंटाइन हो रहा है गाँव के अंदर, कई गाँव तो विरोध भी कर रहे हैं कि साहब इनको आप क्यों अलाउ करो हमारे गांव के अंदर, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने जनप्रतिनिधि अपन हैं कि हम अपने अपने एरिया में देखें कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए क्या सुविधा स्कूल में हो सकती है, या उनके घर में इतना घर बड़ा है कि वो घर में रह जाएगा अलग से, तो होम क्वारंटाइन हो जाएगा, स्कूल में या पंचायत भवन में हो जाए। पर इसका ध्यान हम सब जनप्रतिनिधि रखना पड़ेगा, वरना संख्या बढ़ जाएगी। हम सबको जाना भी बड़ा आसान है, पर बाद में भी देखना पड़ेगा, हम लोगों को संभालना पड़ेगा। इसमें आप सब लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद आपको। खुशकीर सिंह जी नमस्कार। उपल नमस्कार। धन्यवाद। आपने बहुत ही सबसे पहले हिंदुस्तान में आपने लॉकडाउन की जो शुरुआत की है, और उसी दिन मैंने पूरे विधायी कोष 2 करोड़ 25 लाख रुपए समर्पित कर दिए अस्पतालों के लिए। आपकी भावना को पहले ही समझ लिया मैंने, और मैं आज खुशखबरी देना चाहूँगा आपको। खुशखबरी इस बात की कि आपने अभी 15 मिनट का ब्रेक दिया, और उसमें हमें खुशखबरी मिली कि पाली बांगड़ हॉस्पिटल में आज 16 मरीज ठीक होकर आज घर गए। तो इस बात की मैं आपको खुशखबरी देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने रघु जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस बात का वही धन्यवाद देना चाहूँगा पाली में आपने जो कोरोना की टेस्टिंग करवाई है, इसको एक मेरा निवेदन है, थोड़ा सा सुझाव है कि धीरे धीरे लोग जो आएंगे यहाँ, और ये विस्तार इसका हो सकता और होगा, जिस तरह से सब सुन रहे हैं हम, तो ये इसके केंद्र और बढ़ाया जाए। एक जिले में 2 या 2 से अधिक भी किया जाए, उससे अपने को बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी फ्यूचर में। साथ ही मेरा निवेदन है कि अभी जो कुछ डॉक्टर्स कॉन्टेक्ट्स में लगे हुए हैं, उन डॉक्टर्स को स्थायी आप कर दें, क्योंकि उनको अनुभव भी हो गया 2 साल का, और कोरोना का भी अनुभव हो गया। अब जैसे मेरे गांव में कोई डॉक्टर लगा हुआ है, नया डॉक्टर आएगा तो कॉन्टेक्ट वाले को हटाना पड़ेगा। तो आज उसने कोरोना में जो काम किया है, जो कॉन्टेक्ट में रहते हुए उसको अनुभव प्राप्त हुआ है, तो उनको कोरोना में अपन कर सकते हैं स्थायी। ये मेरा सुझाव है आपसे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि मनरेगा के अंदर जो एक्शन प्लान में बड़ी समस्या आ रही थी, वो अभी आपने हल करवा दी। उसमें पंचायत के कोरम को ही मानते हुए जो कोरम प्रस्ताव है उसको एक्शन प्लान में जोड़ दिया जाए, और छोटे छोटे काम हर एक गांव में ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें भी कुछ दिक्कत कर रहे हैं, काम सैंक्शन करने में बहुत डिले हो रहा है। तो आप जिला प्रशासन को निर्देशित करें कि तुरंत काम करें, और ऐसे में इधर उधर ज़्यादा वो नहीं करके बहानेबाजी और काम की स्वीकृति जल्दी करें, ताकि उनको रोजगार मिल जाए। सर मेरा एक सुझाव और है, ये जो कोविड-19 केयर सेंटर जो है आप हर ब्लॉक में बनाने की जो है, उसमें मेरा सुझाव है कि वहाँ का स्टाफ अलग हो, वहाँ का स्टाफ फील्ड में नहीं जाए, ताकि उनके एक अलग सुविधा भी रहे और वो दूसरे कांटेक्ट में नहीं आए। इसमें जिला प्रशासन, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पाली में इतना शानदार काम कर रहे हैं। सभी विधायक आपको इसके बारे में बताएंगे, बहुत ही शानदार, इसके लिए बधाई। और इस कोरोना में आज हमने एक नई चीज देखने को मिली कि सभी विधायक, पक्ष विपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष नेता, आप, हम सभी एक साथ बैठकर इसकी चर्चा करें, और सभी आपके साथ में है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और ये सुझाव सतीश पुनिया भी है, एक सुझाव देना चाहूंगा वो अंत में, कि अभी शराब की दुकानें खुल गई, उसमें हो क्या रहा है कि शराब की दुकान के साथ 10-10 ब्रांचें चलनी शुरू हो गई, और उस ब्रांचों में न तो टाइमिंग है,
और नई रेट लिस्ट लगी हुई है और उन कंज्यूमर से पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो या तो उनको आप ब्रांच की अनुमति दे दें तो सरकार के खाते में तो पैसे आएंगे, और वो क्या पता कहाँ पैसे जा रहे हैं। एक एक दुकान के नीचे 10-10 ब्रांचें खुल गई है, तो इसकी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। और वहां पे उन ब्रांचों में ओपी की शराब बना के बेची जाती है और हरियाणा की शराब को बेचा जा रहा है, तो सरकार के रेवेन्यू में भी कमी आ रही है। तो इस पे ऊपर आप थोड़ा ध्यान करें, और इसकी रेट बढ़ जाएगी तो उन दुकानदारों के लिए और बीपीएल वालों के लिए बिजली का बिल थोड़ा कम हो जाएगा, इधर से बच जाएगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। और प्रवासी बंधुओं की वेदना सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे आंखों में पानी आ जाता है। और आपने निर्णय ले ही लिया है तो तुरंत आज ही ऐसा निर्णय लें आप कि कल से वो आना प्रारंभ हो जाए 17 तारीख तक, और लॉकडाउन आगे 17 तारीख में आप नहीं बढ़ाएं और उसमें कुछ बंधन के साथ में पूर्ण रूप से मुक्ति दिला दें। लॉकडाउन से कुछ बंधन जरूर होने चाहिए। ये मेरा सब धन्यवाद। धन्यवाद। अविनाश गहलोत। हाँ सर, नमस्कार हुकम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हम सबको आज इस विषय के माध्यम से जोड़ा है, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद आपको इस बात का देना चाहता हूं कि आपने मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर बजट सत्र में मेरी राजकीय पीजी महाविद्यालय में आपने साइंस फैकल्टी दिया। आपने मेरा जो राजकीय चिकित्सालय था, माननीय रघु शर्मा जी बैठे चिकित्सा मंत्री जी, मैंने बार बार निवेदन किया था, आपने कहा था आप सीएम साहब को कहे, मेरी डिमांड पर आपने मेरे हॉस्पिटल को 50 से 100 बेड में क्रमोन्नत कर दिया। और हम सब पाली जालोर सिरोही के विधायकों की तरफ से जो 100 करोड़ रुपए आपने जवई पुनर्वर्ण का दिया, इसके लिए भी मैं हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जिस कोरोना महामारी को लेकर सर आपने हमें बुलाया है, हम 11 बजे से आपका इंतजार करेंगे, आपके साथ में कुछ बातचीत होगी, तो मैं मुश्किल से 2 मिनट आपका लूंगा कि आप अभी तो क्या है सर कि जो ग्राम पंचायतों की जो राज्य वित्त आयोग की राशि है 5वें वित्त आयोग की, उसकी 2 किस्तें बाकी है। वो इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सर कि हमारी कुछ पंचायतें जनता जल योजना के अंदर जुड़ी हुई है, जब और कुछ नई पंचायतें भी बनी हमारी जेतान और रायपुर पंचायत समिति में, तो उनमें पानी का बिल जो बकाया है वो जब तक किस्तें नहीं आएगी तो वो बकाया बिल जमा होगा नहीं। लाइट के कनेक्शन कट रहे हैं, मार्च का महीना होता कनेक्शन भी काट दे, कुल मिला के परेशानी जब तक ये किस्तें जमा हो जाएगी तो ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। एक अभी आपने एक फॉर्मेट निकाला सर 2020-21 में आपने एमएलए फंड से जो स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर ये फंड आपने कहा है, मेरा इसमें निवेदन है कि ठीक करा, पर उसमें से कुछ फंड 25 या 40% के करीब पानी के लिए भी आप रखें सर, क्योंकि सड़कें नहीं होगी तो चल जाएगा। स्वास्थ्य और पानी 2 चीजें ऐसी कि उसमें कुछ फंड हमारा पानी के लिए होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक पुरानी हो चुकी लाइनें बहुत, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आती है, रूरल इलाका है साहब, बहुत परेशानी आती है। और एक और निवेदन करूंगा साहब कि मेरे यहाँ जो जवई की योजना है 315 करोड़ रुपए की, वो पिछले 7-8-10 महीने से बंद पड़ी है, उसका लगभग आधा काम हुआ, आधा बंद पड़ा है, तो जो लाइनें बनी है वो चौक पड़ी है, वो शायद वापस टेंडर रिटेंडर की कह रहे हैं, पता नहीं क्या, जो फर्म काम करना नहीं चाह रही है। और जेतान के अंदर 4.25 करोड़ रुपए की एक स्कीम मंजूर हुई है जेतान शहर के लिए, तो सब लॉकडाउन की वजह से वो परियोजना बंद पड़ी है, उसको कोरोना की बात करो, कोरोना की बात करो, इस बात सर मैं निवेदन कर रहा हूँ, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा कि वो एक 4.25 करोड़ की स्कीम है, उसकी वजह से क्या दूसरी स्कीमें मंजूर नहीं हो रही, और पानी की बहुत ज्यादा परेशानी, गर्मी का मौसम है ना सर, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, वो अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक और प्रवासी के लिए मैं निवेदन कर रहा, जो सबकी कॉमन डिमांड है सर कोरोना को लेकर, वो आपने बता ही दिया, तो सिर्फ इतना ही निवेदन आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है साहब कि बेंगलोर है, हैदराबाद है, ये अपना सूरत है, चेन्नई है, यहाँ से क्या लोग उन स्टेट से लेके अनुमति लेके तो आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान बॉर्डर जो है अपना महाराष्ट्र का, गुजरात का, वहां पे लोग रुके हुए हैं। तकलीफ इस बात की जो गर्भवती महिलाएं हैं ना सरा, उसके वीडियो हमें देखने को मिलते हैं, वो हमें भी ताने मारते हैं, फिर राजस्थान सरकार को भी कहते हैं, तो कुल मिला के परेशानी इस बात की है कि अगर उनको अनुमति मिलती है तो वहां उसको लाने की व्यवस्था करें साहब। अनुमति मिल चुकी है, खाली एक दिन की बात थी, और आज शाम तक नए ऑर्डर आ जाएंगे भारत सरकार के, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको कहा कोई दिक्कत नहीं आने, ट्रेनें शुरू जल्दी हो जाएगी, हैदराबाद से भी और बेंगलोर से, सब जगह से। धन्यवाद। मैं एक बात और कह साहब, मैं मानवीय दृष्टिकोण से एक बात कहता हूं कि कल
2-3 दिन से हमारे पास फोन आ रहे हैं जो रेलवे स्टेशन में गए तो उनके पास खाने पीने का नहीं है साहब, उनको लाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर खाद्य सामग्री व्यवस्था उन तक हो जाएगी तो फिर लाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही निवेदन था सर। धन्यवाद। प्रणाम साहब। नमस्कार। मेरा एक ही निवेदन है साहब कि जो प्रवासी वाला आपने कह तो दिया कि हम लाने की शुरुआत कर रहे हैं, पर सब प्रवासियों को एक क्लियर मैसेज चला जाना चाहिए कि आपको कल से, परसों से या 3 दिन बाद से लाने की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि विश्वास है ना अभी तक वो बना नहीं पा रहे हैं। हकीकत यह है कि रोज फोन आते हैं, वहां तो प्रवासी रोता है फोन पर, और यहाँ उसके माता पिता घर पे आके गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि चाहे हमारा बेटा यहाँ आके बीमार पड़ जाएगा या कर देगा, पर एक बार इसकी शक्ल दिखा दो हमको। तो एक क्लियर मैसेज सरकार की ओर से चला जाए कि हम आज से इस स्थान से शुरुआत कर रहे हैं, तो एक विश्वास बन जाएगा। एक ये भी क्लियर कर दें, क्योंकि आपने कहा ना कि इतने लाख लोगों को लाना थोड़ा मुश्किल काम होगा या समय लगेगा, ये काम मुश्किल है। तो जिस प्रकार आपने एमएलए कोटे से मेडिकल के लिए प्रावधान किया, किट के लिए प्रावधान किया, तो उसी प्रकार बसों का प्रावधान कर दें कि कोई भी एमएलए अपने क्षेत्र के निवासियों को वहां से लाना चाहे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हम एमएलए कोटे से किराया दे देंगे और उनको आसानी से कम समय में लेके आ जाएंगे, क्योंकि अब उनकी सब्र की सीमा खत्म हो गई है। तो उसमें आपको प्राथमिकता लानी पड़ेगी। मुझे पता है कि आज जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है वो प्रवासी राजस्थानियों का है, उसमें एक तो मेरा निवेदन रहेगा। एक दूसरा है, ये मध्यम वर्ग भी है ना, ये 50 दिन बाद में तकलीफ में आ गया है, ये कहीं सहायता मांगने जाएगा नहीं, इसने कभी ये हाथ फैलाया नहीं है। पर सरकार को आगे बढ़कर ऐसे मध्यम परिवार जो कोई छोटा मोटा काम करते थे, उनको अगर किसी प्रकार की कोई सहायता, चाहे राशन की हो क्या और सहायता हो, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, ये मेरा निवेदन रहेगा। और एक पाली के जो डॉक्टर है 2 महीने से छुट्टी नहीं ले रही है, तो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करो, ये अभियान लंबा चलेगा आपका, ये शॉर्ट अभियान नहीं है, हो सकता है 6 महीने 1 साल भी चल जाए। तो बारी बारी से सब डॉक्टरों को इसमें ड्यूटी पर लगाया जाए। पाली जिले के मुख्यालय पर जो अस्पताल है उस पर तो बहुत ज्यादा बोझ है, पर बाकी जो अस्पताल है वहां संख्या नहीं के बराबर है, तो बाहर के डॉक्टरों को भी ड्यूटी पर यहाँ लगाया जाए ताकि कुछ सेवाएं वो भी दे और यहाँ उनको रेस्ट मिले ताकि लंबे समय तक वो काम कर सके। ये मेरे निवेदन है। बहुत धन्यवाद। शोभा चौहान जी। प्रणाम हुकम। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम साहब। वो सबकी एक कॉमन एक ही समस्या प्रवासी भाइयों की, तो वो जो अनुमति लेके पहले से ही फंसे हुए हैं बीच में, तो उनको आने नहीं दिया जा रहा, और बीच में मतलब कम से कम 30-25 दिन हो गए वो वहीं फंसे हुए हैं। न खाने की व्यवस्था, महिलाएं और बच्चियां रो रही है, और वो डेली के 15-20 सर फोन आते हैं उनके। अब उनको न तो कोई जवाब देते हैं, न कोई अनुमति मिलती है, परेशान हो रहे हैं सर। वो पूना के अंदर, पूना है, सूरत है, गुजरात के अंदर बॉर्डर से, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी लोग वहाँ फंसे हुए हैं सर। तो आप उनको ये कृपा करके करबद्ध निवेदन है कि उनको अनुमति दिलाएं, ताकि वो अपनी चाहे बसें लेके व्यवस्था कराएं सर, या कोई भी स्पेशल ट्रेन हो ताकि वो आ सके वापस। और दूसरा मैं कह रही थी सर, बीपीएल और खाद्य सुरक्षा जिनके नाम हैं उनको तो गेहूं मिल रहा है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और रोज के फोन आ रहे सर हमें गेहूं नहीं मिलता है, तो आप उनकी भी थोड़ी व्यवस्था कराएं सर। और तीसरा एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ कि भीषण अभी गर्मी का सीजन है, और विधानसभा क्षेत्र में पश्चिमी बेल्ट में हमारे सोजत में पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि 4-5 दिन से पानी आता है, और महिलाओं के रोज के फोन आते हैं। तो कृपा कर सर ये पेयजल की सुविधा करवाएं, और जैसे एएनएम के पद खाली है काफ़ी हॉस्पिटल्स में, तो ये भी पद भरवाए जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद सर। एक मिनट, एक अंतिम एक सुझाव मेरा। हाँ बोलिए। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा में 69% की वो राइडर लगाया हुआ है, तो आप अनुरोध करें कि ये नाम जो जुड़ जाए उनमें। और दूसरा सुझाव मेरा कि कुछ लोग मैंने अपील की है, तो जो पैसे वाले थे उनके नाम जुड़े हुए थे, तो उन्होंने स्वेच्छा से मुझे आके और नाम दिए कि साहब हमारा नाम इस खाद्य सुरक्षा से कटाना चाहते हैं ताकि हमारी जगह दूसरे गरीब भाइयों को फायदा मिल सके। तो ऐसे लोगों को जिला स्तर पर उनको सम्मानित किया जाए ताकि उससे आपकी अपील पे लोग स्वेच्छा से नाम कटा देंगे। और दूसरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस बार बहुत ही शानदार काम कर रही है, तो उनको आप थोड़ा ध्यान में रखवाएं। धन्यवाद। जोराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सुमेरपुर हवाई बंद सुरुन योजना आपने
सही डाइम की जो सुरंग है उसको चौड़ी करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए, बजट घोषणा की, उसके लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। रघु जी शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी इन्होंने 10 नर्सिंग स्टाफ लगाए हैं और 4-5 डॉक्टर लगाए, लेकिन उससे भी वो भी पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे पद खाली है। और ये कोरोना वायरल के समय इस समय उनकी आवश्यकता है। हर सब सेंटर पर ताला लगा हुआ है और सर्वे भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है। तो मेरा सब आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर जो पद रिक्त है और नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त है उनको लगवाया जाए, जो इस बीमारी में वो मददगार साबित होंगे। दूसरी जो समस्या है प्रवासियों वाली, तो प्रवासियों वाली आपने बता दी। मेरी तो स्थिति ऐसी है कि जैसे रात को रोना भी नहीं आता, ऐसी स्थिति है। सुबह 7 बजे से लोग चालू होते हैं, रात को 11 बजे तक 12 बजे तक लोगों के फ़ोन आते हैं और कई लोग फ़ोन पे रोते हैं, महाराष्ट्र के, गुजरात के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, और उनकी स्थिति देख करके हमें भी रोना आता है। और वहाँ उनकी स्थिति ऐसी है, कई मजदूर परिवार है जिनका सारा धंधा चौपट हो गया, उनके नौकरियां भी अब नहीं है, आय के सारे स्रोत बंद हो गए। तो वो लोग इतने दुखी है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब खाने के लिए भी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आप ट्रेन चालू नहीं करो या दूसरे साधनों से आप आने की व्यवस्था नहीं करो, तब तक वहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्रियों से बात करके वहाँ उनके खाने की व्यवस्था करवाओ। ये बहुत बेहद गंभीर समस्या है। लोग वो कहते हैं कि हम कोरोना से तो मरने होंगे तो मरेंगे, लेकिन इस भूख से जरूर मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है वहाँ पे। तो ये मेरा निवेदन है आप साहब। एक निवेदन है, लास्ट एक, अपने जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन जैसे जिले में पाली विधानसभा में एक भी पेशेंट नहीं है, तो वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको तो कम से कम वो जैसे जितने भी छोटे मोटे ऑपरेशन है, अपेंडिक्स का है, गॉल ब्लैडर का है, छोटे मोटे हर्निया का है, सब बंद है। अभी उनको जाना पड़ता है मेडिकल कॉलेज, जोधपुर जाओ या पाली जाओ, तो पाली ऑलरेडी संक्रमित है। तो ये जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, जहाँ 1-2 पेशेंट है, उनको तो कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम छोटे मोटे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ओपीडी के अलावा दवाई देने के अलावा कोई काम नहीं है। ये लोग वापस मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं या उदयपुर जाते हैं, तो बार बार परमिशन लो और जाके वहाँ ऑपरेशन करो। छोटे ऑपरेशन हर्निया है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, ये थोड़ा आप देखा है। एक मेरा भी है, जन सहयोग से यदि कोई बस उपलब्ध कराता है तो हमको अनुमति दे दें आप कि हम वहां जाके उनको लेकर आ जाए पाली, या अपने क्षेत्र में लेकर जाए। सरकारी पैसा हम खर्च नहीं करवाएंगे। ये बात सुनो, आप समझने की कोशिश करो कि ये बात तय हो गई है। अभी मैंने कहा आपको 2-3 घंटे वीसी चली है दिल्ली के साथ में। आपकी समस्या हम सबकी समस्या कॉमन है। ये तमाम बातें कन्वे कर दी गई है कैबिनेट सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को। इसी काम हम लगे हुए हैं और ट्रेनें चालू करेंगे, वहाँ से ट्रेन लोग आएंगे। सवाल एक आएगा जो मैं आपसे सलाह करना चाहता हूँ कि 2 लोग हो, एक तो वहाँ लोग रहते हैं, काम धंधे करते हैं, अपने परिवार भी वहीं पर है, और एक है जो मजदूर टाइप लोग हैं या दुकान में नौकरी करता है या अभी गया है मार्च के महीने में कोई धर्म यात्रा में या पर्यटक के रूप में या काम धंधे या मिलने के लिए गया अपने रिश्तेदारों से और अटक गया वहाँ पर। भारत सरकार का कहना है जब आप 2.5 लाख अगर एक साथ लोग आएंगे, आने की कोशिश करेंगे, 1 लाख आने की कोशिश करेंगे, 1 लाख लोग तो तब आ पाएंगे तब ये आपकी जो मांग है 17 के बाद में ख़त्म हो, लॉकडाउन, रेगुलर ट्रेनें चले पहले की तरह, लोग आया जाए, तब तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ट्रेन में खाली दूर तो बैठना पड़ता है, उसमें सिर्फ 1200 लोग बैठ सकते मैक्सिमम। आप हिसाब लगा लीजिए 1200 लोग बैठेंगे तो जो लोग 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें 12-13 लाख आने वाले, 14 लाख। अब कल्पना कर लो उनको कैसे ट्रेन बैठे, कौन पहले बैठेगा, झगड़े हो जाएंगे स्टेशन पर। प्रॉब्लम सरकार के नाम दूसरी ढंग की प्रॉब्लम है। रात दिन हम लोग मीटिंग, एक बार तो 4 दिन पहले रात को 1-1.5 बजे मीटिंग खत्म हुई यहाँ पर इसी कमरे के अंदर, इसलिए हम लोग खुद चिंतित थे कैसे उनको लाएं। पर अभी सभी आना चाहते हैं, एक बार हम चाहते हैं, एक बार पहले हुआ है जो गरीब आदमी है जो एक बार मन में आ गया उसके कि मुझे एक बार गाँव जाना है,
काम जाए बाहर में जाए मुझे मतलब नहीं है। मजदूर में भावना आ गई है। अगर आज नागौर में तनख्वाह बैठे हुए मिली मजदूर को, बिहार के मजदूर थे, तब भी जब फैक्ट्री खुली तो क्या नहीं हम तो गाँव जाएंगे, अरे भाई आपको तो मजदूरी मिली थी, क्या नहीं एक बार हम जाके आएंगे बिहार। ये भावना आ गई। वही भावना अपने लोगों के अंदर भी है, मारवाड़ियों के अंदर भी है। ये बात हम समझ रहे हैं, पर सवाल ये आता है बाकी लोग जो एक साथ में रजिस्ट्रेशन करवा दिए, आप उनको कहाँ बिठाओ ट्रेन के अंदर, ट्रेन की लिमिटेशन है। अब आप कहते हो गाड़ियाँ जाए लाए, वो काम हम करेंगे, उस पर लगे हुए हैं। कोई गाड़ी भेजो बुलाओ, या वहाँ कोई गाड़ी है आए उनको अलग पास मिल जाए, तो कम से कम जो आप कह रहे हो उस कैटेगरी लोग जल्दी आ जाए। कोई कोई रास्ता निकालेंगे, सब मिलकर रास्ता निकालेंगे, आप भी निकालेंगे हम भी निकालेंगे, रास्ता निकलेगा। बाकी लोगों को धैर्य भी रखना चाहिए वहाँ पर, धैर्य भी रखना चाहिए वहाँ पर। एक सर धन्यवाद सबको। हाँ बताइए। एक मिनट कह रहा था साहब, एक मिनट कह रहा था साहब, एक जो गंभीर बीमारी होती है, एक कैंसर और हार्ट वाली प्रॉब्लम के अंदर आपसे निवेदन है कि उनके पास के लिए जरा कलेक्टर साहब के पास में भिजवा दें। कल से कोई शिकायत है कि नहीं? जिसको पास कलेक्टर दे रहा है, थानेदार दे रहा है, और कोई रास्ता निकालेंगे रात को, आज या कल निकाल देंगे। हम खुद चाहते हैं कि ये समस्या रही नहीं किसी के सामने। एक जो आपने 2% कृषक कल्याण टैक्स जो लगाए, सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो उसमें कहीं न कहीं सरकार की वो ठीक नहीं लग रहा, तो आप उसको खत्म कर दें साहब। किसानों के अंदर भारी आक्रोश है 2% टैक्स का, ये निवेदन आपसे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीकानेर डिवीजन आएगा। आज के ये ट्रेन 14 ट्रेन नमस्कार हुकम। आपके धौलपुर विराजमान हाँ पहले थे वही है, लखनऊ आप पहले थे वही है। हाँ हाँ अकेले अकेले। I thought you come to Dhaulpur. No. If I move from here, it will become a headline, so there's no point. I'm sitting over here. I think that 17th को हो जाएगा, तो we'll be able to go. Okay. Yeah. I'm looking forward to that.